स्तुति की 2 लाइन से शुरू करेंगे, मेरे बाद में आप बोलेंगे। 4-4 शॉर्ट स्टैंजा है, ध्यान से सुनिएगा। ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणम्। ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणम्। ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं। ओम अरहं सुगुरु शरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन प्रभु के हम। सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणम्। ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणम्। ओम अरहं सुगुरु शरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन प्रभु के हम। सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन प्रभु के हम। बने अरहं 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 बने अरहं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। आज जनवरी की 2024 की ट्रिप का ये अंतिम स्वाध्याय और आज के
तीसरे स्वाध्याय का हमारा विषय है आध्यात्मिक जीवन के 5 सूत्र, 5 सूत्रास ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। इस विषय पर थोड़ी चर्चा करेंगे। पहली बात तो ये समझ लेनी चाहिए कि स्पिरिचुअलिटी क्या है और धर्म के साथ उसका क्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कनेक्शन है। बराबर स्पष्ट हो जाना चाहिए कि स्पिरिचुअलिटी का कोई कनेक्शन धर्म से नहीं है। जो आदमी बिल्कुल धार्मिक नहीं है वो आदमी भी स्पिरिचुअल हो सकता है। धर्म का संबंध किसी स्थान से है, किसी ड्रेस कोड से है, किसी बिलीफ से है और कुछ सर्टेन टाइप के डिसिप्लिन से है। धर्म आएगा तो पूछेंगे भाई तुम्हारा धर्म कौन सा है, उस धर्म में तुम क्या प्रैक्टिस करते हो, तुम्हारे गुरु कौन है, तुम्हारे धर्म की बिलीफ क्या है। ये सब धर्म से कनेक्टेड है। स्पिरिचुअलिटी में ये नहीं पूछा जाता कि आपका ड्रेस कोड क्या है, आपकी बिलीफ क्या है, आप स्पिरिचुअलिटी के लिए कितना टाइम निकालते हो। धर्म करने के लिए टाइम चाहिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए टाइम की जरूरत नहीं है। टाइम से भी स्पिरिचुअलिटी कर सकते, बिना टाइम भी हम स्पिरिचुअल हो सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि स्पिरिचुअलिटी इज काइंड ऑफ आवर इनर नेचर। रिलीजन इज काइंड ऑफ समथिंग वी अडॉप्ट फ्रॉम आउटसाइड एंड ट्राई टू क्रिएट द डिसिप्लिन टू डेवलप आवर इनर क्वालिटीज। तो ये थोड़ा फर्क है। मैं तो बहुत आगे जाकर ये भी कहता हूं कि एक एथियस्ट आदमी भी स्पिरिचुअल हो सकता है। जो नास्तिक है, जो मंदिर को नहीं मानता, कर्म को नहीं मानता, रीबर्थ को नहीं मानता, रीइनकार्नेशन को नहीं मानता, वो आदमी भी स्पिरिचुअल हो सकता है। Because spirituality is a quality, is not concerned with any external things, is a quality. तो धर्म से ऊपर है स्पिरिचुअलिटी। एक स्पिरिचुअल आदमी का धार्मिक होना जरूरी नहीं है, लेकिन एक धार्मिक आदमी का स्पिरिचुअल होना जरूरी है। तो फिर धर्म क्यों आया? धर्म इज द मीन्स, धर्म इज द टूल, रिलीजन इज द टूल बाय विच वी कैन अचीव द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अगर रिलीजियस प्रैक्टिस करने से स्पिरिचुअलिटी नहीं आती है तो इसका मतलब यह है कि आप गाड़ी चला रहे हो लेकिन उससे पहुंचते कहीं नहीं हो। गाड़ी चलाने वाला अगर कहीं पहुंचे ना तो फिर गाड़ी चलाना व्यर्थ है। धर्म करने वाला यदि कहीं पहुंचे ना तो धर्म करना व्यर्थ है। धर्म साधन है, साध्य नहीं है। धर्म इज द टूल, नॉट डेस्टिनी, नॉट डेस्टिनेशन। स्पिरिचुअलिटी इज द डेस्टिनेशन। स्पिरिचुअलिटी एंड धर्म में क्लियर डिफरेंस और समझ लेना चाहिए। रिलीजियन इज द बेस्ड ऑन द बिलीफ सिस्टम एंड स्पिरिचुअलिटी इज द बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। ये फर्क है। तो आज मैं कौन सी बात करने जा रहा हूं अब आप समझ रहे होंगे।
I will not going to talk anything about the religion and religion practice and belief. I'm talking about something which is based on our experience. वो स्पिरिचुअलिटी है। पहली बात, उस स्पिरिचुअलिटी की 5 क्वालिटी है। अब ये कैसे कहें कि भाई ये आदमी स्पिरिचुअल है? हाउ डू वी नो? रिलीजियस को तो हम इजीली कह देंगे कि भाई ये सामायिक करता है ना तो ये रिलीजियस है, ये माला गिनता है ना ये रिलीजियस है, ये गुरु को रोज उठ के प्रणाम करता है ना ये रिलीजियस है। स्पिरिचुअल का कैसे पता चले? तो उसकी 5 क्वालिटी जहां तक मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है उसके आधार पर मैंने अनुभव के आधार पर बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस क्रिएट की है। समझो क्वालिटी क्या क्या है। पहली क्वालिटी है हु ऑलवेज फोकस फॉर देयर ओन पर्सनल ग्रोथ। जो आदमी अपने पर्सनल ग्रोथ को ज्यादा इंपोर्टेंस एंड प्रायोरिटी देता है वो आदमी स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल आदमी अपने आप को कभी भी कहीं भी इग्नोर नहीं करेगा। स्पिरिचुअल आदमी खाली सेवा नहीं करेगा। खाली सेवा करने वाला यदि पर्सनल ग्रोथ नहीं करता है तो वो सेवा कहीं बार बंधन का कारण बन सकती है। वो सेवा कहीं बार आदमी को ऐसा लगता है कि इतनी सेवा की लेकिन उसके बदले में जो रिस्पेक्ट और जो एक डिग्निटी आनी चाहिए वो हमको मिली नहीं। तो मूल में सेवा करना बुरा नहीं है, मैं बात शायद करूंगा अगर मौका मिलेगा तो, लेकिन पहली बात है पर्सनल ग्रोथ शुड बी देयर। एवरीडे मेरा पर्सनल ग्रोथ होना चाहिए। क्या मायना है पर्सनल ग्रोथ का? जरा सोचे, जब से हमारा जन्म हुआ और जब से हमारी थोड़ी 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 ट्रेनिंग हुई, अपब्रिंगिंग हुई, जैसे जैसे माँ बाप ने हमको ट्रेन करके थोड़ा सा रेज किया और हम 10-15 साल के लगभग होने लगे तो सोसाइटी और फैमिली एक चीज सिखाती है, केयर फॉर अदर्स। कैसे कहती है? केयर फॉर अदर्स। दूसरे का ध्यान रखना चाहिए, दूसरे के साथ मैनर से बात करनी चाहिए, दूसरे की केयर करनी चाहिए, दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, दूसरे की मदद करनी चाहिए। ये सिखाया जाता है और इसमें कोई भी बुरी चीज नहीं है। बिल्कुल दूसरे की केयर करनी चाहिए, दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, इसमें कोई भी एक अंश मात्र भी डाउट नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में यह भी आता है कि आदमी दूसरे की केयर करे, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में यह नहीं आता है कि खुद केयरलेस होकर दूसरों की केयर करे। कई लोग ऐसे हैं कि अकेले अपने साथ थोड़ी देर बैठ नहीं सकते, इसलिए दौड़ भाग करके सेवा करने निकलते हैं। सेवा करने में थोड़ी फिजिकली मेंटली एक्टिव रहते हैं ना, थोड़ा करते रहो, थोड़ा उस हॉस्पिटल में जाओ, वहां वॉलंटियर वर्क करो, थोड़ा यहाँ करो, क्योंकि खुद तो शांति से बैठ नहीं सकते, दिमाग भटकता है, दिमाग भागता है। इसलिए अच्छा है कि दिमाग भाग रहा है ना, उसको एनकाउंटर कौन करे, उसका आमना सामना कौन करे। बड़ा बेचैनी होती है अंदर से, इतने बुरे बुरे ऐसे विचार आते हैं, कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा। सेवा करने से मन लगा रहता है। समझ में आ रही बात? इसीलिए ये बहुत बड़ा खतरनाक मोड़ है कि आदमी अपने आप से बचने के लिए केवल सेवा में लग जाए। ये खतरनाक है। वो सेवा करने से क्या होगा? सेवा करने से सम्मान नहीं मिलेगा, तुरंत चोट लगेगी। इतनी इतनी मैंने टाइम लगाया और ये परिणाम नहीं करना। सोशल वर्कर देखना, टाइम पर रिस्पेक्ट और आदर नहीं मिलेगा, दूसरी मिनट पे माइंड बदल जाएगा। ये खतरा है। स्पिरिचुअल आदमी होगा ना, अगर उसका पर्सनल ग्रोथ होगा और अपने आप को वो प्यार करेगा, अपने आप को रिस्पेक्ट करेगा, वो दूसरों की सेवा करेगा। हु केयर, मेरा सम्मान हो या नहीं हो, मैं तो अपनी खुशी के लिए करता हूं। एटीट्यूड उनका जरा डिफरेंट होगा, अप्रोच थोड़ी अलग होगी। इसीलिए
पर्सनल ग्रोथ पर पहले, स्पिरिचुअलिटी में पर्सनल ग्रोथ पर पहले फोकस होता है। जब हमारी दीक्षा हुई, हमारे गुरु ने एक ही मंत्र हमको दिया था कि बेटा तुम बड़े होकर ट्रेनिंग लेके लेक्चर दोगे, पूरी दुनिया घूमोगे, एक चीज ध्यान में रखना, 3 घंटा अपनी साधना करना। जब तक तुम 3 घंटा 24 घंटे में पर्सनल ग्रोथ के लिए लगा ना सको, यू डू नॉट हैव अ राइट टू गिव द लेक्चर। ये ऑर्डर था। अब इस मंत्र के कारण हम इतने बैलेंस रहते हैं, इतने कंटेंट रहते हैं, सब कुछ करते हुए, इतना इंटेंसिव ट्रैवल करते हुए भी हम कभी भी फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते हैं। कारण हम अपनी इनर ग्रोथ को पहले फोकस करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। अब सोसाइटी में तो प्रॉब्लम क्या है कि कोई आदमी अगर अपनी ग्रोथ को फोकस करे, बड़ा सेल्फिश है, बड़ा स्वार्थी है, इनको दूसरे की पड़ी भी नहीं है। अगर अपनी केयर करना स्वार्थीपना है तो महावीर स्वामी 30 साल की उम्र में अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को छोड़कर जंगल में निकल गए। महावीर स्वामी सबसे बड़े सेल्फिश थे। कहीं रास्ते में महावीर स्वामी के दर्शन हो जाए तो महावीर स्वामी को हमको एक लेक्चर देना चाहिए कि नहीं, कि भगवान, आप भगवान बन के भी इतने सेल्फिश, आप सीधे निकल गए जंगल में, अपनी पत्नी का भी ख्याल करते हैं, अपने बच्चों का भी ख्याल करते हैं। एक लेक्चर देंगे ना हम, केवल ज्ञानी को हम एक लेक्चर देंगे कि भगवान इज नॉट फेयर। भगवान का 30 साल की उम्र में सब कुछ छोड़कर जंगल जाना, या बुद्ध भी रात को 2 बजे निकल गए राहुल को छोड़कर, और उन्होंने जंगल में जाके 12 साल में जो अचीव किया, उसके बाद वो कांस्टेंट 30 इयर्स तक बोलते रहे। वो 30 साल तक बोलना लोगों को याद नहीं रहा, वो 12 साल चले गए वो याद रहा। और वो 12 साल भी वो इसीलिए गए थे कि जब तक मेरा अपना सेल्फ एनलाइटनमेंट नहीं हो, आई डू नॉट हैव अ राइट टू टॉक एनीथिंग। मेरे पास बोलने को क्या है? मैं तभी बोल सकता हूं कि मेरे पास ज्ञान हो। तो इसीलिए इसको सेल्फिश में हम कल बात कर रहे थे, इसको सेल्फिशनेस नहीं बोलते। 2 शब्द है, सेल्फिश एंड सेल्फफुल। सेल्फफुल होना चाहिए, यानी कि आदमी को अपना स्वयं का स्व अर्थ सिद्ध करना चाहिए। मैं उसका संधि बांटता हूं, स्व अर्थ इज स्वार्थ। स्वार्थ शब्द स्पिरिचुअल है। पता नहीं संसारिक लोगों के हाथ में आ गया ना, वो गंदा हो गया। स्वार्थ शब्द इतना स्पिरिचुअल है। स्वार्थ, स्व प्लस अर्थ बराबर स्वार्थ। स्व यानी सेल्फ, अर्थ यानी मीनिंग। सेल्फ का मीनिंग खोजना, वो स्वार्थ। तो सेल्फ का मीनिंग खोजना बुरा किसने कहा? व्हाट इज द पर्पज ऑफ माई लाइफ, उसको खोजना बुरा किसने कहा? हु एम आई, वेयर आई केम फ्रॉम, व्हाट आई एम डूइंग, वेयर आई विल गो, ये क्वेश्चन के आंसर खोजना, ये स्पिरिचुअलिटी है, ये सेल्फ फुलनेस है। तो पहली चीज है। अरे साहब, आप देखो ना, संसार में भी फ्लाइट में आप जब ट्रैवल तो किया ही होगा, फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं तो एयर होस्टेस पहला सेंटेंस बोलती है, पहला अपने मास्क लगाइए फिर दूसरे का। बोलते हैं कुछ? खुद का नहीं करोगे तो बच्चे का कर नहीं सकते हैं। खुद बचोगे तो बच्चा जिंदा रहेगा, अगर खुद ही नहीं बचे बच्चा भटक जाएगा। तो स्पिरिचुअलिटी बहुत जरूरी है। अगर स्पिरिचुअलिटी नहीं है, और साहब मैं सोच रहा हूं कि हम इसमें से, हम अपनी बात कर रहे हैं, ये बैठे ऑडियंस में, खास करके महिलाएं, बहनें, वुमेन्स, खास करके जब से उनके पांव पर जिम्मेदारी आती है, तब से पूरी जिंदगी वो दूसरों के लिए लगा देते हैं। ऑलमोस्ट वुमेन्स एंटायर लाइफ स्पेंड फॉर अदर्स। पूरी जिंदगी, बहनों का जो त्याग है उसके सामने कोई त्याग खड़ा नहीं रह सकता है। कितना सेक्रीफाइस।
रसोई करना, खाना बनाना, बच्चों को तैयार करना, टिफिन करना, हस्बैंड को तैयार करना, मतलब उनको भी तैयार करना पड़ता ना। हाँ, उनके लिए भी ये तेरा टिफिन, ये ले जाने। कई लोग बहुत अपने हस्बैंड को जैसे कुछ नहीं जानते हो है पूरा। तो ये सब करने में हमारी बहनों की जिंदगी पूरी बीत जाती है, पूरी जिंदगी। मैं 1-2 साल नहीं बोल रहा हूं। लगभग बहनों की ये मान्यता हो गई है कि हमारी जिंदगी तो दूसरों के लिए है। और अब देखिए अपने आसपास कई कई वुमेन्स की जिंदगी पूरी की पूरी डेडिकेटेड फॉर अदर्स। बुरी बात तो बिल्कुल नहीं है, मैंने कहा, लेकिन अगर पूरी जिंदगी दूसरों के लिए डेडिकेट कर दोगे, सब कुछ दूसरों के लिए करोगे, केयर करोगे, सब कुछ करोगे, और उसमें टाइम पर प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं मिला, सामने से प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं मिला, क्या होगा? तुम्हारे लिए तो जिंदगी घस गई। फिर आपके डायलॉग बोलो। એ સમયે જે ફ્રસ્ટ્રેશન નીકળે સાહેબ, આ બધું કોના માટે કર્યું? તમને કોના માટે બનાવ્યા? આ બધું કમાઈએ છીએ કોના માટે? પછી ડાયલોગ બોલો સાહેબ। એ સમયે બધું ફ્રસ્ટ્રેશન બહાર निकला। ये फ्रस्ट्रेशन इसलिए बाहर निकलता है कि हमने अपनी केयर नहीं की। जब मैं एक जगह लेक्चर दे रहा था तो एक लड़का घर पे गया, उसकी मम्मी को कहा, मम्मा तुमने पूरी जिंदगी परिवार के लिए लगा दी, अब तुम जाओ 1 महीना इंडिया में पालीताना, सम्मेत शिखर, शंकेश्वर सब तीर्थ यात्रा करके आ जाओ। मैंने आज तक एक दिन तुमको छुट्टी लेते नहीं देखा। पूरी जिंदगी लगभग 65 तक उस औरत ने परिवार और किचन के सिवाय कुछ सोचा भी नहीं। ये इम्बैलेंस है, और बैलेंस बहुत जरूरी है। हम अपना भी ख्याल करें, दूसरे का भी ख्याल करें, दोनों में अपना ख्याल पहले, दूसरों का बाद में। पहले अपना मास्क पहनो, फिर दूसरे की केयर करो। और दूसरी बात साथ में कह दूं, वो अपना ख्याल कब करेंगे? फिर कई लोग प्लान करते बैठे बैठे 60 के बाद 5 के बाद करेंगे, जब रिटायर्ड हो जाएंगे ना उसके बाद अपना ख्याल करेंगे, उसके बाद समझिए मेडिटेशन रिट्रीट करेंगे, उसके बाद ये करेंगे। नहीं भाई, कल का भरोसा नहीं है। तुम 65 की क्या सोच रहे हो? आज अगर आप आज अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते हो तो जिंदगी में याद रखना कभी भी नहीं निकाल सकते। वाई यू वांट टू पोस्टपोन फॉर 5, 10, 15 ईयर्स? आज आप सुबह उठे, संडे का दिन है, क्या आज आपने अपने लिए पर्सनल 1 घंटा टाइम निकाला? बोलो, हाथ खड़ा करो। आपको पूछ रहा हूं, अपने लिए सेल्फ 2 कलाक। वेरी गुड, चलो एक, वेरी गुड। चलो बोले आगे आगे हाथ खड़ा करो अपने लिए। ये कंपटीशन नहीं हो। सोने का गिनते क्या उसमें? नैप नहीं, जागृत अवस्था में अपने लिए। वेरी गुड। तो ये आज का पहला मेरा मुद्दा है। बराबर मैसेज अगर आप तक पहुंच रहा है तो मैं आगे बढ़ूं। वेरी इंपॉर्टेंट। एक शायर ने बहुत अच्छा कहा है, कुछ लोग अपनों के लिए सपनों से दूर हो जाते हैं। कुछ लोग अपनों के लिए, कुछ लोग अपने लिए नहीं, अपनों के लिए सपनों से दूर हो जाते हैं, और कुछ लोग अपने सपनों के लिए अपनों से दूर हो जाते हैं। ये इम्बैलेंस है। कुछ लोग अपनों के लिए, मतलब मेरे बच्चों के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे वाइफ के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे माँ बाप के लिए, अपनों के लिए अपने सपना जो है उसको दफना देते हैं। अपनी डिजायर है, अपनी विशेष है, अपनी हॉबीज है, उसको दफना देते हैं। दे सैक्रिफाइस फॉर इनर ओन ड्रीम फॉर केयरिंग फॉर अदर्स। ये बहुत बड़ा इम्बैलेंस है, और जिंदगी भर ऐसा आदमी रिग्रेट करता रहेगा, जिंदगी भर ऐसा आदमी फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, जिंदगी भर सब कुछ अचीव करने के बाद अंदर से आदमी कंटेंट नहीं होगा। और कुछ लोग सपनों के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनों से दूर हो जाते हैं।
केवल सेल्फ सेंटर, मेरा अपना ठीक होना चाहिए, मारो दूसरे को गोली। दूसरे का कुछ अगर गड़बड़, उनके कर्म ऐसे, मैं क्या करूं? वहां पर कर्म थियरी लाइन है। ये दोनों इम्बैलेंस है। केवल सेल्फ सेंटर ऐसे ना हो जाओ कि आजू बाजू की तुमको खुशबू ना आए, और ऐसे भी दूसरों के ख्याल रखने में इतने एडजस्टेड ना हो जाओ कि खुद की सूध ना आए। दोनों का बैलेंस जरूरी है, और ये बैलेंस एवरी सिंगल डे होना चाहिए। आज मुझे 24 घंटा जीना है दूसरों के साथ, तो पहले 1 घंटा अपने लिए जी लूं, बाकी के 23 घंटा तुम दूसरों के लिए जियो। और ये बैलेंस कितना बढ़िया है। ये बैलेंस ये नहीं 12-12 घंटा, कि 12 घंटा सेल्फ के लिए, 12 घंटा दूसरों के लिए, तब तो मरोगे। ये बैलेंस नहीं है। 1 घंटा अपने लिए, 23 घंटा दूसरों के लिए। वो 1 घंटा 23 घंटे को भारी पड़ेगा। वो 1 घंटा सेल्फ लिए लगाया ना, वो 23 घंटे की क्वालिटी बदल देगा। इतना पावरफुल है 1 आवर। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, इस देश में आदमी को सबसे पहले उठकर एक प्रोग्राम बनाना चाहिए, 1 आवर मी टाइम। कौन सा टाइम? मी टाइम। दिस इज माई टाइम। एक बहन है, भगवान की कृपा से बहुत बिलियनर, उनका परिवार, उनके हस्बैंड का बड़ा बिजनेस, और मकान देखो, खुद का पार्क अलग अलग, खुद के सब कॉटेज अलग अलग। मैं जब घर में गया, स्वामी जी कहाँ ठहरोगे? मैंने कहा आपके घर में। और कहाँ? नहीं, कॉटेज नंबर 1 2 3। मैंने कहा क्या बात करते हो? तो यार वी हैव 10 कॉटेजेस इन 1 हाउस। मैंने कहा कोई भी दे दो, कहीं भी ठहर जाएंगे। नहीं, आपको जिम वाले कॉटेज में ठहरना है कि योगा वाले कॉटेज में ठहरो? ओ हो स्वामी जी बोलना था टूर दे पहले। पहले टूर दो। अपना खुद का पार्क, और पार्क में आप टहलो। आप सब जहां जहां देखो बुद्ध की और महावीर की प्रतिमा ध्यान की मुद्रा में, अद्भुत, ऐसे देखते ही ध्यान लग जाए। क्या बनाए। और वेरी स्पिरिचुअल वुमन, वेरी स्पिरिचुअल वुमन। तो उनके वो में जाता, तो वो सुबह का प्रोग्राम मुझे रात को ही पूछ लेते, कल सुबह, क्योंकि समन जी मैं सुबह 11 बजे पहले कमरे से बाहर नहीं निकलूंगी। ऐसा लोग आपका नाश्ता लटकता रह जाए। तो मैंने कहा क्या बात? तो कि नहीं, मैं 11 बजे ही बाहर निकलूंगी। मेरा अपना टाइम है, सुबह 11 बजे के पहले मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती हूँ। वाह। मैंने पूछा क्या करते हो? उसने कहा एवरीडे भक्तामर 1 घंटा मेरा, एवरीडे मेडिटेशन मेरा, एवरीडे मसाज वाला आता है मेरा, 1 घंटा मसाज होती है, एवरीथिंग। फिर मैं फिर 1 घंटा में लेक्चर सुनती हूँ, 1 घंटा डिस्कोर्स ऑनलाइन, और पूरी माइंडफुली 1 घंटा आई चार्ज माई सेल्फ बाई लिसनिंग द डिस्कोर्स। पूरा करके फिर मैं 11 बजे बाहर निकलती हूँ। मैंने देखा नेक्स्ट डे 11 बजे निकले जैसे गुलाब का फूल खिला हुआ बाहर। यार अब जो आदमी 5 घंटा अपने लिए लगाएगा, उसकी ओरा की कल्पना कर सकते हो आप? इतना पैसा है, इतना टाइम, पैसा है ना, पैसा इतने सारे कॉटेज है। पैसे की बात नहीं है कितना बहन, पैसे की बात नहीं है, एटीट्यूड की बात है। कल आपको एयरपोर्ट लेने आएंगे ना, तो हम गुलाब का फूल करेंगे। अभी से टाइम के लिए कोई बात देखो कौन से मुद्दे पर खड़े दिख रहे तो पहली बात, हाँ, तो एवरीडे अपने लिए टाइम निकालना है। ऐसा नहीं कि मैं वीकेंड में अपने लिए टाइम, एवरी सिंगल डे, बिकॉज एवरी डे हम इंटरेक्ट करते हैं हजारों लोगों के साथ। अपने लिए टाइम स्पेंड करना बहुत एसेंशियल है। वो क्या टाइम स्पेंड करना, मैंने ये लिखा है, मैंने ऑप्शन दिए हैं। योग करो, फिर प्राणायाम करो, जो जो इसमें रुचि की चीज पकड़ लेना, फिर स्वाध्याय करो, कुछ पढ़ो या सुनो कुछ अच्छी चीजें, वांचन करो, रीडिंग करो, और जो रीडिंग किया उस पर कंटेम्पलेट करो,
एंड फिर मेडिटेशन करो। ये 5-6 ऑप्शन है, उसमें से जो भी आपको लगे, ये सब चीजें आदमी को खुद से कनेक्ट कराती है। हाँ? ठीक है, तो ये एवरीडे होना चाहिए, और ये एवरीडे लगाओगे, आपका ग्रोथ आप खुद देख पाओगे, आपका ग्रोथ आजू बाजू वाले देख पाएंगे। ऐसा क्यों होता है कि हम 15 साल से अपनी लाइफ जी रहे हैं, 15 साल से अपनी जो भी इच्छा अनुसार धर्म कर रहे हैं, फिर भी इनर ग्रोथ जो होना चाहिए क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है कि हम जो भी कुछ करते हैं सिर्फ एक रिचुअल्स के कारण, सिर्फ एक ट्रेडिशन के कारण, सिर्फ एक आउटर जो भी कुछ हमारी रस्म है उसको पूरा करने के लिए कर लेते हैं। वो चीज अंदर जानी चाहिए। मैं रिचुअल्स का विरोधी जरा भी नहीं हूं। एक्चुअली जैनिज्म में रिचुअल्स कुछ है ही नहीं, एवरीथिंग स्पिरिचुअल। रिचुअल, ऑल रिचुअल्स बिकम स्पिरिचुअल। माला गिनना रिचुअल है कि स्पिरिचुअल है? चलो एक एग्जांपल लो। माला गिनना कई लोगों के रिचुअल्स है। माला हाथ में ली, तू जा मैं आया, तू जा मैं आया, तू जा मैं आया। तेरे बाद मेरी बारी, तेरे बाद मेरी बारी, तेरे बाद मेरी बारी। ये माला की सिस्टम नहीं है। और बीच बीच में आंख खोल के देखते रहते हो मेरू कहां पहुंचा। कई लोग जो धीरज का गुण नहीं होता है ना, वो बार बार देखते हैं, ओह अभी तो दूर है, तो एक साथ दो फटाफट, टाइम नहीं है ना, 5 मिनट में माला गिन के पहुंचना है जॉब पर। तो माला गिनना रिचुअल्स नहीं है, स्पिरिचुअल है। एक्चुअली माला गिनना मेडिटेशन है। अब माला गिनो आंख बंद करके। माला गिनने की पहली कंडीशन आंख बंद होनी चाहिए। माला गिनने की दूसरी कंडीशन माला छाती के बीच होनी चाहिए। घना लोगों ने तो हम नीचे लटकती है, माला चालू है अर्धी उंगली, माला बीच में होनी चाहिए, आंख बंद। 2 नियम। तीसरा नियम है ये 2 अंगुलियों पर माला रहनी चाहिए, इसके ऊपर, बराबर है। और इंडेक्स फिंगर माला को टच नहीं होनी चाहिए। इंडेक्स फिंगर कैन नॉट टच टू द माला। ये अंगूठा और मिडिल फिंगर इन दोनों से घुमाना है, इससे ऐसे ऐसे घुमाना है, ठीक है। और वो घुमाओ, और आप एक पूरी माइंडफुली आप माला गिनो। नमो ओरियंताणम, एक मणके पर एक ही पद बोलो ना जान मन में, नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम। दूसरा मणका नमो आयरियाम, धीरे धीरे नमो। जहां से विचार आए वहां से माला फिर से गिनना। मान लो कि 5वें मणके में विचार चालू हुआ, कोई बात नहीं, विचार तो आएगा, माला फिर से गिनो। अब दूसरी बार जो माला गिनोगे ना, तो 5वें मणके में विचार शुरू नहीं होगा, वो 10वें मणके में शुरू होगा, क्योंकि माइंड अलर्ट हो गया। अब आप प्रैक्टिस करना, फिर आप दूसरा मणका करोगे तो 10वें मणके में फिर आप फिर से गिनो। अब माइंड सावधान हो गया है कि अगर मैं सोचना शुरू किया तो ये कसरत पूरी फिर से करनी पड़ेगी। माइंड अलर्ट हो जाता है, शांत हो जाता है। एक समय ऐसा आएगा, विद इन 1 वीक पूरी माला गिनोगे, एक थॉट नहीं आएगा। दैट इज द पर्सनल इनर ग्रोथ। तो रिचुअल्स है ही नहीं, सामायिक भी रिचुअल्स नहीं है, लोगों ने बना दिया रिचुअल्स। कोई जैनिज्म में कोई चीज रिचुअल्स नहीं है। एवरी रिचुअल्स लुक्स लाइक रिचुअल बट द बेस इज स्पिरिचुअल। नंबर 1। तो ये पहली चीज क्लियर। आज से पर्सनली अपने लिए 1 घंटा, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, शुरुआत आधे घंटे से करो, आधा घंटा, उसमें कुछ भी करो। आधा घंटा कमरे में कुछ नहीं तो आंख बंद करके बैठे रहो, जो हो रहा है देखते जाओ, विचार आ रहे देखते जाओ, शरीर में पेन हो रहा है देख, खाली विटनेस रखो, बस देखो, कुछ नहीं तो श्वास चल रही, श्वास तो चली रही, उसको ऑब्जर्व करते रहो। ये करोगे, देखना 10-15 दिन में आपका एंगर गया, आपका रिएक्शन गया, आपका फ्रस्ट्रेशन गया, अपने आप ये सारी मेंटल इश्यूज खत्म हो जाएगी। ये चीज कौन कौन ट्राई करेंगे? कौन ट्राई करेंगे? हाँ, और साथ में मेजर करते जाना पर्सनल ग्रोथ, कि ये रिचुअल्स न बन जाए, उसका ध्यान रखना। हैबिट बनानी ही है, लेकिन हैबिट के साथ माइंडफुलनेस रखना। हाँ बोलो जी। आपने बोला कि जब तक मेरा कोई भी विचार नहीं आ रहा तब तक मैं कंटिन्यू करूँ, पूरी माला खत्म हो जाएगी, दैट वुड बी माय पर्सनल ग्रोथ। तो उसमें मैंने अंदर विचार नहीं आए, वही मेरा गोल है। ये एक एग्जांपल मैंने दिया माला का, कि माला रिचुअल्स नहीं, स्पिरिचुअल है। और अगर अभी जैसे 1 मिनट में 25 थॉट आते हैं जनरली, तो
अब माला गिन के अगर आप इस थॉट प्रोसेस को कंट्रोल कर लो तो कितना बड़ा अचीवमेंट है कि 1 मिनट में 25 थॉट आ रहे थे, वहां उसकी जगह 5 मिनट में एक थॉट नहीं आ रहा है। यहां पर माला गिनने का यह पर्पस है कि बीच में वैक्यूम करो, बीच में स्पेस होना चाहिए। माला गिनते समय दिमाग में ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। कई लोग मैंने देखे हैं माला गिनने वाले इतने टेंशन में रहते, मेरी शांतिनाथ भगवान की माला रह गई। अरे शांतिनाथ की माला इसलिए गिनते थे तू शांति रख, वो शांतिनाथ ही अशांति का कारण बन जाए भगवान। समझ में आ रही बात? और दूसरी बात, माला पूरी करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना, नहीं तो माला पूरी नहीं होगी शुरुआत में। हाँ, ये साल बीच फिर से करो, फिर से करो। माला कितनी गिनना वो बेस नहीं बनाओ, माला कितनी मिनट गिनना इस विधि से वो नक्की करो। क्योंकि मैं 10 मिनट माला इस मेथड से करूंगी, 10 मिनट होगी, माला जहां है वहां रख दो। माला पूरी होनी चाहिए रूल नहीं है, माइंडफुल माला होनी चाहिए वो रूल है। सो इधर माला गिनो या आपने बोला शांति से बैठो। हाँ, शांति से बैठो, श्वास को देखो, ईदर वे। आंख बंद करके अपने साथ वर्क करो, ईदर वे। सो ये प्रोसेस हेल्प्स विद क्लियर विद योर थॉट्स। एग्जैक्टली, आगे आएगा। So, मैंने बोला ना इतनी सारी इसकी एडवांटेज है, मैंने गिनाए अभी फट वो सारा। तो ये पहली चीज, मुझे 5 चीजें बतानी, इसलिए एक एक चीज कंफर्म करते जाओ। हाँ, बोलो। Then what is the time we spend in cooking in the kitchen? Is that a part of the ritual? I mean, is that part of the spirituality? Because when you cook, you have to have that good thoughts, right? हाँ। उसकी बात करूंगा, अच्छा, ये नहीं, लेकिन this is not a part of that. पर्सनल ग्रोथ में कुकिंग को इन्वॉल्व मत करो। पर्सनल ग्रोथ में आंख बंद करके जो चीज कर सको वही इन्वॉल्व करो, ये क्राइटेरिया है। आंख बंद करके स्मरण करो, आंख बंद करके नवकार मंत्र करो, भक्तामर करो, वो सब स्पिरिचुअल में आएगा। रसोई करना स्पिरिचुअल में नहीं आएगा। रसोई करना तब तो फिर 5 घंटा रसोई करेंगे। नहीं रसोई करता कापी नहीं करे ना, माइंडफुली। हाँ, वो आगे आएगा, लेकिन इसमें नहीं आएगा। हाँ, वो अगला सूत्र, ओवरलैप मत करो। हाँ, वो आगे आ रहा है, तुरंत इसके बाद आ रहा है। आप जो बोल रहे हैं माइंडफुली आ गया, देखो कितना कोई वाइब्रेशन, कितने हम सीधे इन्फ्लुएंस होते हैं। दूसरा माइंडफुलनेस जो ये बात कह रहे हैं वो इसमें करना है, लेकिन पहला वो अलग होना चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज क्लियर ना है, करना नहीं करोगे तो डेथ बेड पर आंसू आएंगे खून के। मैं बोल देता हूं, एक तरफ बोलते ह्यूमन लाइफ इज द रेयर टू गेट, मनुष्य जीवन दुर्लभ है, ये है, तो ये दुर्लभ जीवन को क्या किया, सब दूसरों के लिए पूरी कर दी जिंदगी। इसीलिए अंतिम समय में रिग्रेट होगा, डेथ बेड पर रिग्रेट होगा, साला जिंदगी पूरी चली गई, इतने लेक्चर सुने थे, सेल्फ डेवलपमेंट करना था, ये करना था, कुछ भी नहीं किया, दिया तले अंधेरा। ये होगा। इसीलिए आप भाग्यशाली हो, आपका शरीर, आपका मन, आपका हाथ, आपका पांव काम कर रहा है, तभी स्पिरिचुअलिटी हो सकती है। बूढ़ापे में, ओल्ड एज में दिमाग जब रिटेन ही नहीं कर रहा है, आप नहीं कर सकते प्रैक्टिस। डोंट बी लेट, राइट नाउ, दिस इज द बेस्ट टाइम, स्टार्ट फ्रॉम नाउ। नंबर 2, माइंडफुलनेस। बहुत शब्द आजकल चल रहा है, जैनिज्म में भी है। मैं कनेक्ट कर दूं, बात चली है तो। जैनिज्म में बोलते उपयोग पूर्वक, कोई भी काम उपयोग पूर्वक करो। उपयोग पूर्वक मतलब जो करो उसके प्रति पूरी अवेयरनेस रखो, पूरा होश रखो। तो अपने वहां शब्द है उपयोग पूर्वक। उपयोग पूर्वक रसोई बनाओ, उपयोग पूर्वक खाना खाओ, उपयोग पूर्वक चलो। उपयोग पूर्वक यानी होश पूर्वक, अवेयरनेस पूर्वक। तो जरा समझे, हमारा शरीर जहां होता है, हमारा मन और हमारा भाव लगभग दूसरी जगह होता है। वाई वी नीड टू प्रैक्टिस माइंडफुलनेस? बिकॉज हमारा शरीर जहां होता है, हमारा माइंड लगभग वहां नहीं होता है। एग्जाम्पल ले लो, आप ड्राइविंग कर रहे हो, माइंड कहां होता है? ड्राइविंग करते समय आपका माइंड गाने में, बात करने में, फोन में। अब तो फोन उठाने की भी जरूरत नहीं है, सीधा गाड़ी में वही है।
ब्लूटूथ। तो अब डेड एक्टिविटी है, इसको मैं बोलता हूं रोबोट एक्टिविटी। रोबोट में और ह्यूमन एक्टिविटी में फर्क क्या है? ह्यूमन एक्टिविटी में कॉन्शियसनेस है, रोबोट में कॉन्शियसनेस नहीं है। हम भी जब अवेयर नहीं है, माइंडफुल नहीं है, हम और रोबोट में कोई फर्क नहीं है। उल्टा रोबोट हमारे से ज्यादा बढ़िया करता है। हम गाड़ी चलाएंगे तो कहीं किसी को लग भी सकती है, रोबोट चलाएगा तो जरा भी। अभी टेस्ला ला रहा है ना, ऐसी गाड़ी ड्राइवर की जरूरत नहीं, प्रोग्राम कर दिया, पहुंच गए। अभी 2-3 साल में आएगी कि समझ जाइए गाड़ी भेज रहा हूं, आ जाना गाड़ी में। हाँ? मुझे तो दिख रहा है ना। गाड़ी का नंबर भेजेंगे। हाँ, ये गाड़ी का नंबर है, गेट के पास आ जाएगी इतने बजे और बराबर, और मैं गाड़ी को वहाँ बैठ जाऊंगा, वो दबाऊंगा, सीधी पहुंच जाएगी। डर लगेगा ऐसे कोई बैठा नहीं। डर क्या लगेगा, आने वाला है। वो आपकी जनरेशन है ना, आपके बाद की, वो ये कहेंगे कि हम गाड़ी भेज रहे हैं। Actually, it is good for the older people. हाँ. Who cannot drive after a certain time. That is the very good thing. Yeah. But everything relying on mechanism is so That's how scary. Yeah, it is, but it has its goods and नहीं, वो तो प्रैक्टिस, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके हो जाएगा। एलन मस्क छोड़ेगा नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगा। तो हमारा बॉडी जहाँ है वो माइंड नहीं होता लगभग। देखो, वॉक करने जाते हैं, अब वॉक करने जाते हैं तो भी आदमी माइंडफुल रहना नहीं चाहता है। वॉकमैन चाहिए, वो सुनता जाएगा, उनसे ये करता रहेगा। पतंजल शास्त्र में, योग शास्त्र में लिखा है कि माइंड एंड बॉडी यूनाइटेड होती है, उसको इंटीग्रेटेड एक्टिविटी कहते हैं। और जब दोनों अलग होती है उसको डिसइंटीग्रेटेड एक्टिविटी कहते हैं। इंटीग्रेटेड माइंड होना चाहिए, माइंडफुलनेस। अब तो माइंडफुलनेस नहीं, मल्टीटास्किंग, एक साथ 5 काम करते हैं। खाना भी खा रहे, टीवी भी देख रहे, बच्चे को थप्पड़ भी मार दी। कमाल है, कितनी चीजें। तो बॉडी और माइंड को साथ में रखना, ये माइंडफुलनेस है। कल के प्लान में हम आज और अभी इस क्षण को जी नहीं पाते। वाई वी नीड माइंडफुलनेस? हम जब बैठे हैं खाना खाने के डाइनिंग टेबल पे बैठे 4 लोग, तब खाते समय कितनी प्रेम से, कितनी मेहनत करके खाना बनाया है, एक एक चीज टेस्ट करके, ताकि खाने वाले का दिल प्रसन्न हो जाए। लेकिन खाना बैठे तब खाने को एंजॉय कर रहे हो, स्वाद को एंजॉय कर रहे हो। क्या करते हो उस समय? इतनी बातें करते हैं, कितनी चपाती चली गई पता ही नहीं चला। माइंडफुलनेस है ही नहीं ना। स्वाद का तो लाखों योजन दूर चल, स्वाद कहाँ है? और बनाई स्वाद के लिए, कितनी बढ़िया ध्यान से हमारी बहनें बनाती है एकदम, ताकि खाने में भी टेस्टी हो। लेकिन टेस्ट लेने का तो अवेयरनेस ही नहीं है। अब प्रैक्टिस करना, मैं आपको बताता हूं क्या प्रैक्टिस करनी है। तो माइंडफुली खाओ, खाते समय पूरा फोकस। हाँ, पार्टी में जाओ, बाहर जाओ, तब गप्पे मारो, क्योंकि पार्टी इसीलिए तो करते हैं। पार्टी, खाना और खाने में ध्यान, खाने में नहीं रखना, बातें में रखना, इसका नाम पार्टी। ये पार्टी की मेरी डेफिनेशन है। और फिर किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया, डायलॉग कह दिया, घर पे आए, महाभारत। कंट्रोल तो रहता नहीं है। जब सब एक साथ बोलने लगते हैं, वहां न बोलने की कितनी बातें बोल लेते हैं, नहीं सुनने की कितनी बातें। इसलिए पार्टी में जाओ तो आपका मेंटल बैलेंस हो तभी जाना, नहीं तो 5 दिन की रात की नींद हराम हो जाएगी एक पार्टी में। जैसे मैंने कल सिंगापुर वाली बहन की बात की, याद है ना? हाँ, तो ये जरूरी। कल के प्लान में हम आज और अभी क्षण को नहीं जी पाते। जब भी हम खाते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, उस समय हमारा माइंड फ्यूचर का प्लान करता है। दैट इज द प्रॉब्लम। आप यहां से इंडिया क्यों जाते हैं दिसंबर जनवरी में? भाई इंडिया क्यों जाते हैं वैकेशन में? फैमिली को मिलने। क्यों मिलने से क्या होता है? अब चलो, मैंने ऐसा प्रश्न पूछा, सबका जवाब अलग अलग हो गया। खाने के लिए बोल, हे भगवान, ठीक है, एक तो एजेंडा वो होता है। हाँ, एक एजेंडा होता ही है। अब आप वहां जाते हो, लेकिन वो फिर खाने के लिए जाते हो ना, खाने को एंजॉय करने जाते हो ना, एंजॉय करते हो क्या? वही तो मेरा प्रॉब्लम है कि हम खाने को, इतनी बढ़िया डिश हमारे आए, कहें बातें।
एंडलेस टॉक। नया हुआ है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है तो पहले रील बनाएंगे, हाँ पहले फोटो लेंगे उसका। बिल्कुल बिल्कुल श्वेता बेन, હું એ તરફ ધીરે ધીરે જઈ રહ્યો છું। તમે લોકો એટલા બધા એડવાન્સ છો ને, હું શું કહેવા માંગુ છું પહેલા नहीं नहीं नहीं, अच्छी बात है। अब यहाँ से जाते आप इंडिया, और इंडिया जब एयरपोर्ट से गए, एयरपोर्ट से उतरे, परिवार वाले लेने आए, वो 2 मिनट अभी तो हम हग किया नहीं, ये किया नहीं। अब बॉम्बे से कहाँ जाएंगे? अरे बॉम्बे के लिए तो आए हो तुम, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। बॉम्बे नहीं, कहीं जाए वेकेशन में, आप सबको हम लेके जाना चाहते हैं। अब वहाँ चलो ऐसा करते, माउंट आबू चलते हैं, सनसेट पॉइंट देखने। बहुत अच्छा, जाओ सनसेट पॉइंट देखने। अब टैक्सी करो, ट्रेन बुकिंग करो, फ्लाइट बुकिंग करो, देखो शांति तो है ही नहीं। जिसके लिए गए हैं वो क्वालिटी टाइम तुम स्पेंड कर ही नहीं रहे। अब देखना है, अभी जाके आए हमारे बबी बन, मेरे साथ कोरिलेट करना। और फिर वहां से अब निकले आबू के लिए, और क्या रास्ते में तंग होते हैं वो तो आपको पता ही है। ट्रैफिक जाम ने, ये जाम ने, पुलिस खड़ा है, हवालेदार खड़ा है, और फिर अब पहुंच गए माउंट आबू। ऊपर पहुंच गए, कितनी मेहनत करके, सब इन्वेस्टमेंट, कितना एनर्जी, टाइम एंड मनी। ऊपर पहुंच गए, सनसेट पॉइंट देखने, बराबर सब प्रोग्राम करके 6 बजे पहले सनसेट पॉइंट पहुंच गए। बिल्कुल सनसेट होने वाला, सब लाइन में खड़े हो जाओ, मैं पिक्चर लेता हूं। चिराग भाई जब तैयार थे, पिक्चर ले पाजा। अब બધા ઊભા રહી ગયા લાઈટમાં, અને આ બાજુ અહીં ફોટા લે, અને પેલો છુપાઈ પેલો ગયો। यही होता है। हाँ, उसके बाद में वो फोटा इंस्टाग्राम में अपलोड करेंगे, मेरे फ्रेंड देखे, देखो ये सनसेट पॉइंट। अरे सनसेट पॉइंट जो देखने गए उन्होंने तो देखा ही नहीं है, आपने जो अपलोड किया वो देख रहे सनसेट पॉइंट। आजकल हम सब दूसरों को दिखाने के लिए हमारी सारी जर्नी कर रहे हैं। हम क्यों करते? फोटो लोड अपलोड करो, फोटो। एक बहने तो थेपला अपलोड કર્યા फेसबुक में, तो બીજાએ કીધું કે અરે એટલા સરસ થેપલા છે, જાણે કે આમ એકદમ ભરેલું ન હોય, પેલું મેથી નાખી ના નાખીને, તો કે તને ગમતું હોય ડાઉનલોડ કરી ખાઈ લે। कमेंट भी वैसा था, इट लुक्स यम्मी। हाँ देखो जो मैं बोल रहा हूँ सब सही है ना, देखो इस लुक समी है। तो इसीलिए आप जो करते हो उसमें पूरा जुड़े रहो। मैंने एग्जांपल दिया था, वो एक भाई 55 में जिनका स्वर्गवास हो गया, शिखर जी की यात्रा करते करते, और पूरी फैमिली प्लेजेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 55 साल में उस आदमी ने 150 साल की जिंदगी जी। कारण क्या? हर चीज में वो माइंडफुल था। कैसे प्रैक्टिस करनी मैं अभी बताता हूँ। तो इसकी प्रैक्टिस क्या करें? भावक क्रिया जो भी करो ध्यानपूर्वक करो। इसका जैनिज्म का वर्ड है भावक क्रिया, ये याद रखना वर्ड, हिंदी का ओरिजिनल वर्ड है भावक क्रिया। 2 क्रिया है, भावक क्रिया, द्रव्य क्रिया। द्रव्य क्रिया मीन डेड एक्शन, भावक क्रिया मीन्स लाइव एक्शन। जिसमें आपकी कॉन्शियसनेस का कनेक्शन हो वो लाइव एक्शन, जिसमें कॉन्शियसनेस एब्सेंट है वो डेड एक्शन। तो भावक क्रिया, कोई भी काम करो वो ध्यान पूर्वक करो। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे? चलो मैं बताता हूं। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए मैंने ये लिखा है, कोई भी काम पहले 5 मिनट माइंडफुली करो। बहुत ईजियर कर रहा हूं आपको, बहुत डाइल्यूट करके मैं नीचे उतर रहा हूं आपके लेवल पे। अब मेरे लेवल पे कब पहुंचोगे पता नहीं। 5 मिनट जैसे खाना खाने बैठे ना घर पे, मैं बाहर की बात ही नहीं कर रहा हूँ, अपने घर में जब 4 लोग हैं, परिवार के मेंबर हैं, वहां तो कर ही सकते हैं। खाना खाने बैठे, पहली 5 मिनट, पहली चपाती, एक चपाती मैं माइंडफुली खाऊंगा। मैं खाऊंगा, उस समय बात नहीं करूंगा, उस समय कोई विकल्प नहीं, मैं उसका स्वाद लूंगा। रोटी में क्या क्या डाला है जीभ पर जाते ही मुझे पता चलना चाहिए। यह लाइव एक्शन। पहले 5 मिनट तो कर सकते हैं, 1 रोटी, फिर 4 रोटी डेड एक्शन करना। 4 रोटी 3 रोटी माइंडफुली खा ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपकी माइंड इतना वॉन्डरिंग करता है कि बड़ा भारी पड़ेगा। पहली 5 मिनट 1 रोटी, वॉक करने निकले 45 मिनट वॉक करते हैं, पहली 5 मिनट में माइंडफुली वॉक करूंगा। हस्बैंड में साथ में जा रहे हैं तो बोल दो एक दूसरे को, बात नहीं करे 5 मिनट माइंडफुल।
एक एक स्टेप, एक एक मेरा जूता उठ रहा है और वहां जमीन को टच हो रहा है, आई विल फील इट। ये चीज करो। मैं ड्राइविंग करूंगा पहली 5 मिनट माइंडफुली ड्राइव करूंगा। उस समय नो टॉक, नो बकतामर, नथिंग, केवल माइंडफुल। आई विल एंजॉय द ऑल द सिनेरियो व्हाट्स गोइंग ऑन इन द साइड। वो करते हुए चलो। मैं 5 मिनट क्यों बोल रहा हूं, उसके पीछे साइकोलॉजी है। 5 मिनट करोगे ना, वो 5 मिनट आपको नेक्स्ट 15 मिनट करने की ताकत देगा। वो 5 मिनट क्वालिटी बदल जाएगी ना, आपको लगेगा यार ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं कल ज़्यादा करूंगा, मैं कल परसों ज़्यादा करूंगा। धीरे धीरे आप टाइम बढ़ाते जाओगे। तो डू द माइंडफुल एक्टिविटी। अब आपकी जो बात है, रसोई बनाओ तो भी माइंडफुली बनाओ। माइंडफुली रसोई बनाओगे तो रोटली बड़ से नहीं तो दूध उभरा से नहीं। આ કેમ થાય છે? બીકોઝ તમે માઇન્ડફુલ નથી। તમે માઇન્ડફુલી હોય તો તમારી મેમોરી લોસ કેવી રીતે થાય? કલ બોલ રહે थे कनेरिया साहब, लगभग लेडीज નો प्रॉब्लम जो फ्रिज खोले ना ઊભા રહી જાય। થાય છે આમ चीज लेने के लिए अभी तो खोलते ही B12 की कमी। फिर नॉलेज काम आता है, B12 सीधा याद आ गया। अब B12 की कमी है तो आपकी ननंद की शादी में आपके साथ क्या हुआ था याद है? वहां B12 कहां गया? सब कुछ याद है। B12 नहीं है के साथ जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आपको रुचि है, वो चीज याद रहती है। जिसमें रुचि नहीं है वो याद नहीं रहती है। माइंडफुल रहो तो याद रहेगा। मैं इतना लेक्चर दे रहा हूँ, ये सारे एग्जाम्पल सब अपने आप इरप्ट होते हैं। अगर मैं माइंडफुल हूं, एक एक एग्जाम्पल फ्लो में मेरे साथ चलते आएंगे। कहीं लिखा हुआ नहीं, मेरे पास कोई नोट्स नहीं है, लेकिन माइंडफुल रहने से आता है। अगर मैं माइंडफुल नहीं हूं, लेक्चर देते देते 5 दिमाग में विचार आ रहे हैं, आई कैन नॉट गो विथ द फ्लो। ये जरूरी है। पहली 5 मिनट कर सकते माइंडफुल प्रैक्टिस, बराबर। 2-4 एग्जाम्पल मैंने दिए, उसमें आप स्टार्ट करो। किताब पढ़ रहे हो तो भी माइंडफुली, पहली 5 मिनट में माइंडफुली किताब पढ़ूंगा, बस। अब देखो पूरी क्वालिटी बदल जाएगी। वो 5 मिनट इतना फुलफिल कर देगी आपको, लबालब भर जाओगे। नंबर 3, लिव विथ रियलिटी। स्पिरिचुअलिटी के 5 सूत्र है। 5 सूत्र आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देगा अगर ईमानदारी से फॉलो करने लगो। हम लिव विथ रियलिटी, हम रियलिटी में नहीं जीते हैं। हम कोई भी घटना बनती है तो उसकी स्टोरी बनाकर जीते हैं। एक रियलिटी, एक स्टोरी बनाना, 2 चीज है। हम लोग स्टोरी बनाने में एक्सपर्ट है, समझ में? मैं एग्जांपल दूं तो समझ में आएगा। आदमी दुखी वास्तविकता से, रियलिटी से नहीं होता है। रियलिटी जो बनी हमारी लाइफ में, उससे दुख नहीं आता है। उस रियलिटी की हम स्टोरी बनाते हैं, इसलिए दुख आता है। 2-4 एग्जांपल है। जैसे आपने किसी को मैसेज भेजा व्हाट्सएप में, ठीक है, और आपको पता था वो ऑनलाइन है। आपको पता है कि वो ऑनलाइन है, आपने मैसेज भेजा, आपका मैसेज उसने इग्नोर किया और डबल ब्लू टिक नहीं हुई। अब भी ऑनलाइन थे, जानबूझ के मुझे इग्नोर किया, ऑनलाइन थे, बाहर निकल गए, ब्लॉक, उसका नंबर ब्लॉक। अरे कोइंसिडेंस था, वो बाहर नहीं निकल गए, आपका मैसेज इग्नोर नहीं किया है, उसका काम आ गया दूसरा, तुरंत वो बाय एक्सीडेंटली वो दूसरे काम में लग गए, आपका मैसेज नहीं देख पाए। और देख भी नहीं पाए, चलो जानबूझ के भी नहीं देख पाए, आप क्यों दुखी हो रहे हो? ये प्रॉब्लम किसकी? मैसेज नहीं देखा, आपकी प्रॉब्लम की उनकी प्रॉब्लम? उनकी प्रॉब्लम है ना। उनकी प्रॉब्लम को अपना इश्यू क्यों बनाते हो? किसी ने आपसे ठीक ढंग से बात नहीं की, ये उसकी प्रॉब्लम की आपकी प्रॉब्लम? बोलो ना।
खुद की प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम है ना। अगर आप मुझे प्रणाम करो, मेरे पास आके मुझे वंदन करो, प्रणाम करो, मैं आपको जवाब ही नहीं दूं, मैं दूसरे काम में मेरा माइंड लगा रहा, तो ये आपकी ये मैं जवाब नहीं दे रहा हूं, ये मेरी प्रॉब्लम है कि आपकी प्रॉब्लम है? ये मेरी प्रॉब्लम है। आप अपसेट क्यों हुए भाई? हम लोग दूसरे की प्रॉब्लम को खुद की प्रॉब्लम बनाने के एक्सपर्ट हैं। इजीली जरा सा भी कुछ हुआ, हाँ उसने, अरे किसी के घर जाते वो स्माइलिंग नहीं किया, अपसेट, स्माइलिंग नहीं किया। अरे तो उनका टेंशन तो देख, बेचारे 3 दिन से रात को नींद नहीं आ रही उनको, और तुम्हारे लिए स्माइलिंग की पड़ी तुमको। वो कितनी दुखी है, वो उसके शूज में पांव डाल के देखो जरा, कभी सोचते मुझे स्माइलिंग क्यों नहीं दिया? अरे उसने नहीं दिया तो उसकी प्रॉब्लम है ना, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? तुम तो भाव से गए अंदर, वो स्माइलिंग नहीं किया तो पूछो, बहन जी कुछ कारण, कुछ हुआ, कोई मैसेज आया, कोई फोन आया, कोई रात को नींद नहीं आई, क्या बात है? तो ये स्टोरी बना लेते हैं। ये स्टोरी मत बनाओ। आदमी रियलिटी से कभी दुखी नहीं होता है, आदमी दुखी होता है स्टोरी बनाने से। रियलिटी ऑलवेज वेरी शॉर्ट, स्टोरी ऑलवेज बिग। रियलिटी ऑलवेज कलरलेस, स्टोरी बिकम फुल ऑफ कलर्स। रियलिटी वेरी न्यूट्रल, रियलिटी में कोई सुख दुख है ही नहीं भाई। रियलिटी क्या है कि एयरपोर्ट में स्टक हो गया, 3 घंटे के बाद बाहर निकला, उसने मुझे रोका, अच्छा किया, मुझे चेकिंग किया, भाई कंफर्म एवरीथिंग इज नाइस, ठीक है, तो उसमें बुरा क्या है? अच्छा बुरा तो मेरी स्टोरी जो है ना वो अंदर डालती, मेरा राग द्वेष अंदर डालता है। ये चीज समझ में आ रही? इसमें I think the whole point was don't make assumptions. एग्जैक्टली, हाँ, अजम्पशन नहीं करो और आप खुद स्टोरी नहीं बनाओ। हाँ, and then वो assumption के ऊपर don't take action. हाँ, बस वही है ना। Right. कई लोग क्या कहते हैं, यहाँ से पालीताणा जाते हैं અને પાલીતાણા જ્યારે ભગવાનની પૂજા કરી લીધી, બસ આશીર્વાદ લઈ લીધું, કેટલા સાધુના દર્શન થયા, બધું બરાબર થયું, નીચે ઉતર્યા, બધું થયું, કોઈ પૂછે કેવી રાતના મરી ગયા, મચ્છર એટલા હતા ને મરી ગયા, તો મરી ગયા, જીવતા આયા કેવી રીતે? अब वो पूजा की वो याद नहीं रहा, भगवान की भक्ति हुई याद नहीं रहा, रात को 2 घंटा नींद डिस्टर्ब हुई, वो चीज याद रखे। लेकिन दुखी ही होना है तो उपाय क्या है? ये मैं कह रहा हूं कि आप पॉजिटिव अप्रोच पे, जो अच्छी चीज है उस पर फोकस करो ना। एक आदमी का घोड़ा था, एक लौता घोड़ा, इतना बढ़िया पालतू घोड़ा, जी जान के उसको ट्रेंड किया था। अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि घोड़ा बिना पूछे चला गया। आजू बाजू वाले लोग आए, अरे बड़े दुख की बात है, आपका एक इतना बढ़िया वफादार घोड़ा चला गया। उस बुढ़े ने कहा दुख की बात नहीं है, इतना कहो घोड़ा था वो चला गया। उसने कहा अभी इसमें कौन सी सुख की बात है, तो दुख की बात है ना, घोड़ा चला गया, इतना ट्रेंड किया हुआ, तो कि शांति रखो, जल्दी मत करो। 5 दिन हुए, जो घोड़ा गया था 5 घोड़े को लेकर आ गया साथ में। फिर लोग आए, बड़े आनंद की बात है, आपका घोड़ा गया 5 को लेकर, तो कि फिर मैंने बोला दूसरी गलती कर रहे हो, सुख की बात है मत बोलो, धीरज रखो, शांति। उसने कहा तो अच्छी बात है, 5 घोड़ा आ गया तो आनंद की बात, शांति रखो। उसके बाद में उसका लड़का घुड़सवारी सीख रहा था, घुड़सवारी सीखते सीखते घोड़े ने मारी लात और वो गिरा नीचे, उसकी एक टांग टूटी। फिर लोग आए, बुढ़ापे की लाठी, एक ही लड़का था, टांग टूट गई, बड़े दुख की बात, रोने लगे। उसने कहा दुख की बात नहीं, ये कहो घुड़सवारी कर रहा था, टांग टूटी, हॉस्पिटल में है, स्टोरी फिनिश। अब इसमें कौन सी सुख की बात होगी? 6 महीने के बाद पता चला कि बाजू वाले राज्य ने आक्रमण किया है, राजा ने घोषणा की जितने नौजवान हैं सबको युद्ध में, वॉर में भर्ती कर दो। ये बेटा हॉस्पिटल में था, बच गया। ये तो हॉस्पिटल में था ना, और तेरा बेटा बच गया यार, हमारे सारे तो गए, मारेंगे, गोली मारेंगे, अभी तेरा बेटा बच गया। अब इसको जितनी स्टोरी को लंबा उतनी लंबा सकते हो। कहने का मतलब है कि अपने राग द्वेष से इंटरप्रीट मत करो, जो है एज इट इज एक्सेप्ट करो। है दुख उससे नहीं आता है, जो रियलिटी है एक्सेप्ट करो, दुख नहीं आता। जामनगर में एक आदमी को 40 साल की उम्र में डायबिटीज हो गई, तो मैंने कहा अरे यार इतनी यंग एज में डायबिटीज, बड़ी बड़ी कितनी दिक्कत होती है कि परिवार में वाइफ है, 3 बच्चे हैं और डायबिटीज, रोज इंसुलिन लेना, ये लेना। उसने कहा नहीं समझ जी, कोई दुख की बात नहीं, आनंद है। डायबिटीज आ गई, मेरी लाइफ डायबिटीज ने चेंज कर दी।
आपके 40 लेक्चर सुने, मेरी लाइफ चेंज नहीं हुई। डायबिटीज ने कर दी। बोलो डिप्रेशन आएगा कि नहीं? ओहो, हमारा 40 लेक्चर नु कहीं नहीं। एक डायबिटीज आई, मेरी लाइफ बदल गई। मैंने पूछा कैसे, तो कि डायबिटीज आई, जिम्मेदारी लेना कम कर दिया, रात को जागना कम, पार्टियों में भटकना कम, रोज सुबह वॉक करना, एक्सरसाइज करना, और इतनी रिलैक्स लाइफ कर ली। बच्चों के साथ आधा घंटा मौज से गुफ्तगू करना, गप्पे मारना, आराम से सो जाना, बाहर खाना नहीं, किसी पार्टी में जाके खाना नहीं, खाने का कंट्रोल, पूरी लाइफस्टाइल मेरी चेंज हो गई। ये डायबिटीज मेरी गुरु है। मैंने डायबिटीज के साथ में कॉम्प्रोमाइज कर रखा है। मैंने डायबिटीज को बोला तुम भी जिंदा रहे, मैं भी जिंदा रहूं। तुम मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं तेरे को नहीं करूंगा, अपन दोनों रहते हैं ना। बाय। ऐसे भी आप बुरी घटना को ऐसे भी ले सकते हो। जो लोग रिटायर्ड है, जो लोग निवृत्त है, जो लोग अब जॉब वॉब सब छोड़ रखा है, वो तो कर सकते हैं 5 घंटा, व्हाई नॉट। अब जिंदगी भर दूसरों के लिए पहले सारे बैलन हमने घिसे, अब अपने लिए करो। लाइफ में कितनी चीजें करने, लोग रिटायर्ड होने से डरते हैं। लाइफ में कितनी चीजें करने को है। मैं देख रहा हूं, मुझे एक लाइफ तो बहुत छोटी पड़ रही है। इतना पढ़ना है, इतना रिसर्च करना, इतनी स्टडी, इतनी साधना करनी। लाइफ इज वेरी शॉर्ट। और आप टाइम पास करने के लिए पत्ते खेल रहे पता नहीं क्या है। पहला सूत्र। दूसरा माइंडफुलनेस। प्रयोग क्या? पहली 5 मिनट कोई भी एक्टिविटी करो पूरी अवेयरनेस के साथ। तीसरा लिव विथ रियलिटी। कोई भी घटना लाइफ में बने उसकी स्टोरी मेहरबानी करके मत बनाओ। वो स्टोरी इतनी लंबी चलेगी, इतनी लंबी चलेगी कि मूल रियलिटी क्या थी वो भी याद नहीं रहेगी। बी केयरफुल। नंबर 4 डिटैचमेंट। अटैचमेंट इज द रूट कोज फॉर सफरिंग। रिलेशन इज नॉट बैड, रिलेशन इज नॉट ए प्रॉब्लम। लोगों से मिलना प्रॉब्लम नहीं है, लोगों से इंटरेक्ट करना प्रॉब्लम नहीं है। अटैचमेंट इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। और इस देश में कितना अटैचमेंट, ओहो अटैचमेंट। चलो चालू कहां से करूं मैं भी बहुत टेंशन में हूं। अटैचमेंट फ्रॉम माई डॉगी। डॉगी का अटैचमेंट। मैंने सुना है साहब, एक डॉगी मर जाता है, उसका जो पालने वाला है 5 दिन तक खाता नहीं है। मेरा डॉगी चला गया। एक डॉगी के लिए आदमी, क्योंकि एक अटैचमेंट हो जाता है। डॉगी रखना नहीं रखना आपकी मर्जी, आपको पोसाता है रखो, लेकिन डॉगी के साथ जो अटैचमेंट हो जाता है, ऐसा नहीं कि आपका उसके साथ हो जाता है, डॉगी का भी आपके साथ हो जाता है। अगर आपको कुछ हो जाए, हमारे हम देव भाई बता रहे थे, अगर हमको कुछ हो जाए डॉगी सेट हो जाता है। डॉगी को इतनी सेंस है जितनी हमको नहीं है। मेरी 6 सेंस ज्यादा काम नहीं करती जितनी डॉगी की करती। जितनी फिजिकल इंद्रियां वीक है उतनी 6 सेंस ज्यादा एक्टिव होती है। जितनी फिजिकल इंद्रियां ज्यादा इन्वॉल्व होती है उतनी 6 सेंस हो जाती है। तो इतनी मैंने तो देखा है उनके घर में। मैं 3-4 दिन रुका, वो तो मुझे बहुत, ये डॉगी पर तो पूरा लेक्चर दे दूं रमाबेन की। उसने कहा है कि हमने डॉगी को ट्रेन नहीं किया, डॉगी हमको ट्रेन करता है। डॉगी को नाश्ता करना था, हमको कहता उठ नाश्ता ला, जा डब्बा खोल। क्या सेंस है। इसीलिए मैं कहता हूं अटैचमेंट जो है ना वो दुख लाता है। अटैचमेंट का मतलब है किसी चीज से आप मौका आने पर विड्रॉल नहीं कर पाते हो, यह अटैचमेंट है। विड्रॉल करने की पावर आनी चाहिए। मान लो कि मेरे बहुत नियरेस्ट एंड डियरेस्ट व्यक्ति चले गए इस संसार से, ठीक है, हर एक को जाना है। कई बार छोटी उम्र में चले जाते, बड़ा पेनफुल है, लेकिन अब चले गए, छोटी उम्र में चले गए। अब या तो आप अटैच होकर दुखी रहो महीनों तक, वर्षों तक। और हमारा शास्त्र कहता है कि कोई चला गया, आप 50 बार दीवार पे सिर पछाड़ो, गया हुआ व्यक्ति वापस आएगा?
अभी रियलिटी मालूम है तो फिर इस डिप्रेशन से निकलो ना बाहर। व्यक्ति चला गया वो दुख का कारण नहीं है, जो अटैचमेंट था वो दुख का कारण है। उसको लाइटली लो। हाँ, थोड़ा दुख होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि थोड़ा नहीं हो, सुप्रिया बहन। हाँ, बराबर है। अब जिस ध्यान से सुन रहे हैं ना, मेरे को थोड़ा होगा थोड़ा दुख होगा, लेकिन उसको सबकॉन्शियस तक मत ले जाओ। जब वो सबकॉन्शियस में चला गया फिर वो परमानेंट बन गया, फिर उसको निकालने में दम निकल जाएगा। ये ध्यान रखो। और बार बार वो चीज ढूंढते रहोगे बैठे बैठे। इस शिकागो में एक बहन के पिताजी वहां बड़ौदा में गुजर गए। समन जी, मेरे फादर अचानक छोटी उम्र में गुजर गए। मैंने कहा उम्र क्या थी? तो 85। छोटी उम्र में। लेकिन हर बच्चों के लिए माँ बाप तो छोटे ही लगते हैं ना, है ऑफ कोर्स। लेकिन ये अटैचमेंट है, तो रियलिटी में जियो, अटैचमेंट मत रखो। हमारे साधुओं के लिए शास्त्रों का आदेश है कि सब जगह जाओ, काम करो, सबसे मिलो, प्यार से करो, लेकिन अटैचमेंट, अगर हम इस तरह अटैच हो जाए तो फिर यहाँ से जाएंगे शिकागो, फोन करेंगे, निराली बहन आई मिस यू, निरल भाई आई मिस यू, श्वेता बहन आई मिस यू, वापिस कब बुलाओगे? मरेंगे। कमल की तरह अलूफ रहना पड़ेगा। इसीलिए साधु का ये वचन है कि साधु को एक जगह इतना नहीं टिकना है कि अटैचमेंट हो जाए। 3 दिन प्रोग्राम दिया, रवाना। अटैचमेंट शुरू हो उसके पहले तो डिटैचमेंट प्रैक्टिस करो। चौथा, स्पिरिचुअल आदमी हमेशा डिटैच होता है। सो अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, बट उनकी क्वालिटी से होनी चाहिए। कि Quality? वो भी उनकी जो अंदर क्वालिटीज, समथिंग दैट हैज, हाँ, देखो अटैचमेंट की डेफिनेशन क्या है? जो आपको उसका अभाव, वस्तु या व्यक्ति का उसका अभाव, उसकी गैर हाजिरी आपको अंदर से डिस्टर्ब करे, वो अटैचमेंट। अगर वो मेमोरी का कारण बन जाए, एक अच्छी स्मृति है तो स्मृति याद हो रहनी चाहिए। कितनी बढ़िया, इज अ गोल्डन मेमोरीज, राइट? हमारे पेरेंट्स के साथ हमने टाइम स्पेंड किया था, ये किया था, उसको याद करके अपने आप को चार्ज करना अच्छी बात है, लेकिन उससे सैड होना ये अटैचमेंट है। सैडनेस का कारण नहीं बनना चाहिए, वो इंस्पिरेशन का कारण बनना चाहिए। तो ये वेरी क्लियर। हाँ, तो उसके लिए ये अगर डिटैचमेंट की प्रैक्टिस, जो डिटैचमेंट फॉर, मैंने कहा डॉगी, डिटैचमेंट फॉर रिलेशनशिप। हमारे रिलेशन में भी हम इतने अटैच हो जाते हैं, ये ज़्यादा रिलेशन में भी अटैच होना ठीक नहीं है। अटैचमेंट क्रिएट द एक्सपेक्टेशन। जैसे अटैचमेंट हो गया ना आपका, कल क्यों नहीं आए, अब मेरा अटैचमेंट हो गया, कल क्यों नहीं लेक्चर में आए, अरे समझ जी तमें लेक्चर आपो ना, हमने हमें शू करिए, तबारा कम ध्यान रखो जरूर। लेकिन अटैचमेंट से एक्सपेक्टेशन आता है, और एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं होता तो फ्रस्ट्रेशन आता है। ये पूरी साइकिल बनती है। इसीलिए प्लीज बहुत केयरफुल रहना कि कहीं भी तो रिलेशन का अटैचमेंट, पति पत्नी में भी इतना अटैचमेंट नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे के कारण डिस्टर्बेंस खड़ा हो जाए। कई बार क्या होता है, जब नई नई शादी होती है ना, तो इतना अटैचमेंट हो जाता है ना, हस्बैंड वाइफ को छोड़ता ही नहीं, उसके पीछे पीछे घूमता है। उसके तो वो किचन में जाए तो किचन में जाए, उधर जाए, तो वो वाइफ इतनी सफोकेट हो जाती है, प्लीज लीव मी अलोन सम टाइम। और इसीलिए पुरुषों को जॉब करने की परंपरा चालू हुई कि जाओ घर से बाहर, ये घर में 6 घंटा शांति। अभी वक्त हो तो रिलेशन में भी थोड़ा स्पेस दो। इतना वो मत हो जाओ कि वो आदमी श्वास ले ना पाए, इतना अटैच होना ठीक नहीं। तो वो रिलेशन में, फिर खाने में अटैच हो जाते कई लोग, सवार उठिन चाय तो जुए, तो ये तो जुए। देखो चाय पीना अटैचमेंट नहीं है, लेकिन चाय के बिना न चलना अटैचमेंट। चाय तो जुए। दिस इज अटैचमेंट। तो खाने का अटैचमेंट, कई लोगों का पहनने का अटैचमेंट, ऐसा ही ड्रेस। हाँ? और अटैचमेंट की कसौटी कब होती सुन लो। अटैचमेंट आपका है कि नहीं पता कैसे चले? व्यक्ति है तब तक पता नहीं चलता अटैचमेंट है, व्यक्ति नहीं है तब पता चलता है।
व्यक्ति की गैर हाजिरी में आप उसको बार बार मिस करो, यह अटैचमेंट है तब तो तंग आ जाते। अब जा तू बाहर, व्यक्ति है तो तंग आ जाते हैं, और व्यक्ति नहीं है तो मिस करते हैं, यह अटैचमेंट है। अगर ये डिटैचमेंट आ जाए तो उसके 4 फायदे हैं, थोड़ी लंबा टाइम नहीं है। इनर पीस, अगर आदमी अटैचमेंट छोड़ देना है, इनर पीस, आंतरिक शांति, उसका सारा हेडेक, सारा फ्रस्ट्रेशन सब गया। डिटैचमेंट का इतना फायदा है। सब शास्त्रों ने अटैचमेंट को सफरिंग का रूट माना है, ये याद रखना। इन्वॉल्वमेंट बुरा नहीं है, फिर बोल दूं मैं, नहीं तो आप मेरा लेक्चर सुन रहे फिर जाएंगे घर पे और हस्बैंड कहेगा कि आज संडे है जरा चाय बना देना। नहीं, समझ जी ने बोला अटैचमेंट नहीं रखना, कोई अटैचमेंट नहीं, तू बना जा। किसी की केयर नहीं करना वो अटैचमेंट नहीं है। केयर पूरी करो और डिटेच रहो, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि मेरी बोलने में जिम्मेदारी है। अब ऐसा जरा से भी उल्टा पकड़ लिया ना तो मेरा वाक्य महाभारत बन जाएगा। हाँ, पहला। दूसरा, फ्री फ्रॉम सफरिंग, फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग। जो आदमी डिटेच हो जाता है, सफरिंग उसके पास फिरकती भी नहीं है। नंबर 3, स्पिरिचुअल ग्रोथ। जब आदमी मटीरियली किसी चीज से अटैच नहीं है तो उनके पास टाइम रहेगा स्पिरिचुअल ग्रोथ करने का। मैं या तो अटैचमेंट में बिजी रहूंगा, फिर चीज़ों का भी अटैचमेंट, मटीरियल अटैचमेंट इस देश में, ओ हो। मैं तो इन पिछले 2 महीने से ट्रैवल कर रहा हूँ श्वेता बहन, जेना घरे जाऊँ ने अमेज़न मारू स्वागत करे। स्पिरिचुअल ग्रोथ, जब मटीरियल अटैचमेंट नहीं होता है तो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए टाइम मिलता है। देखो हमारे पास 3 ही ड्रेस है और वो भी वाइट कलर के, तो इसलिए सुबह उठकर टेंशन ही नहीं क्या पहनना, वही वाइट, वही कलर, वही सब, तो मेरा टाइम कितना बच जाता है। और पूछो बहनों को, सुबह उठते ही आज कहाँ जाना है, कौन सा कलर, वो निर्णय लेने में 20 मिनट लगता है। फिर पहन के देखेंगे, फिर वो मैच करेंगे, आईने के सामने खड़े होंगे। आप पूछेंगे क्या क्यों नहीं करो, लेकिन अगर उसमें जरा भी डिस्टर्ब हो जाए तो आप यहाँ डिस्टर्ब मत हो, यूँ कह रहा हूँ मैं। अब करो, लाइफ है, एंजॉय करो, कोई मना नहीं कर रहा है। बढ़िया पहनो, भगवान ने इतना पुण्य दिया, क्या करोगे, पुण्य को यूज करो, नहीं तो फिर बच्चे यूज करेंगे, मजा करेंगे। आपका पुण्य आप भोग के जाओ, इतना पसीना बहा के, इतना पाप करके और इतनी मेहनत करके पुण्य कमाया है, पैसा तो यूज करो ना। कई लोग खुद नहीं कर, मेरे बेटे तो तुम्हारे बेटे ड है क्या? आपके बेटे आपसे ज्यादा कमाएंगे। आर यू एग्री, आर यू बिलीव और नॉट? तो फिर उनके लिए क्या छोड़ के जाना है? अपने लिए पुण्य करके जाओ तो आपको काम आएगा, और अपने हाथ से करके जाओ, व्हाई नॉट? तो स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा। नंबर 4, क्लैरिटी आएगी एंड विजडम आएगी। डिटेच आदमी की दिमाग में क्लैरिटी क्लियर होती है। अटैच आदमी हर चीज को अपना अटैचमेंट की मीनिंग डालकर, एक्सपेक्टेशन डालकर, डिजायर डालकर हर चीज को देखता है, वो रियलिटी को नहीं देखता है। तो क्लैरिटी लाना हो तो डिटेच रहो, वस्तु को जैसी है उसी रूप में देखो, और इससे आपकी अंदर की जो बुद्धि है उसकी स्फुरना होती है। नंबर 5, ग्रेटिट्यूड। अब इसकी थोड़ी बात कर ले। ये मेरे लिए 5 में ये 4 याद नहीं रहेगा तो चलेगा। एक बार का तुम्हारी पहला क्यों तो ना ये फोकस रख तो इसका मतलब 4 बिना माइंडफुली सुनना था क्या? सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन 5वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह मैंने लिखा है, देखो यह मैंने लिखा है, इट इज ए गुड वर्च्यू। सबसे बड़ा गुड वर्च्यू है ये एटीट्यूड, ये ग्रेटिट्यूड। आप सब लोग इस देश में ग्रेटिट्यूड जानते हैं क्या है, लेकिन मेरी अपनी थोड़ी इस बारे में सोच अलग है, थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ी यूनिक है। वो क्या है जरा देखो, मैं अपने जरा पढ़ रहा हूं। एप्रिशिएटिंग द लिटिल थिंग्स इन लाइफ कैन लीव ए लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ एंड इमोशनल वेलबींग। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा लिटिल एप्रिशिएशन आप करो, उससे आपके हेल्थ में और आपके इमोशनल वेलबींग में आमूल चूल परिवर्तन ला देगा। इस पर रिसर्च हो चुके हैं, मैं अभी आप रिसर्च की भी बात करने वाला हूं, लेकिन ये पहली बात है। और इट इज द टॉप मोस्ट गुड वैल्यूज।
अगर आपको अपने बच्चों में एक वैल्यू इंस्टॉल करनी हो तो वो कौन सी? ग्रेटिट्यूड। एक ग्रेटिट्यूड 1000 क्वालिटी लेके आ जाएगी। 1000 क्वालिटी को एक एक को चीज को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। बेटा जिंदगी में ग्रेटिट्यूड रखना, वो आदमी में हम्बलनेस आ जाएगी, वो आदमी में काइंडनेस आ जाएगी, वो आदमी को हर चीज को केयर करने की एक ग्रेटिट्यूड 50 चीजें ला देगी। अपने बच्चों को एक ग्रेटिट्यूड इंस्टॉल करना कैसे, बात करते हैं। अब उस ग्रेटिट्यूड के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं सीधी एक्सरसाइज बता देता हूँ। नंबर 1, ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखो। 4 चीज़ें करनी है। नंबर 1, ग्रेटिट्यूड जर्नल एवरी डे। फोन पे लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं डायरी पे, है अपने फोन पे एवरी डे। आपके आती है ना फोन में नोट्स, एक नोट्स आती है फोन में, हाँ बस उसमें थोड़ा आज किसके लिए लिखना है, एक ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखो। आज मेरे साथ इतनी अच्छी चीज हुई, रियली आई एम थैंकफुल टू डिवाइन। एक बस वो अपना भाव एक्सप्रेस करके लिख के छोड़ दो। किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में ग्रेटिट्यूड, बराबर है। एंड राइटिंग ए लेटर्स, स्लैश नहीं एक्चुअली, एंड राइट लेटर। जिसने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है उनको एक छोटा एक लेटर नहीं कहना चाहिए, एक नोट्स भेजो, व्हाट्सएप पे एक खाली मैसेज भेजो। आपने आज मुझे एयरपोर्ट से राइड दी, आई रियली थैंकफुल फ्रॉम माई बॉटम ऑफ द हार्ट। इतना करोगे, एक तो वो आपको चेंज कर देगा, आपका परसेप्शन बदल देगा, और जिनको मैसेज जाएगा उसको करेज मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा, उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। एक चीज उसने जो टाइम थोड़ा लगाया उसके लिए वो इतना अंदर से इमोशनल हो जाएगा कि और ज्यादा सेवा करने के लिए वो तत्पर होगा। ये बहुत अनिवार्य है, ये कंपलसरी, क्या बोलते हैं, मैंडेटरी, क्या बोलते हैं, ये मैंडेटरी है, ये इसमें ऑप्शन नहीं है। ये चीज मैं अभी बता रहा हूं, इतना बेनिफिट है आप कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना के बाद। और जैनिज्म में अभी समय नहीं है, मैं बाकी जैनिज्म बीच में लाता। जैनिज्म में ग्रेटिट्यूड की बहुत इंपॉर्टेंस है। शब्द है अनुमोदना। किसी अच्छी चीज की अनुमोदना करो, तपस्या की अनुमोदना करो, कोई अच्छा काम किया अनुमोदना एटले शू, एप्रिसिएशन है। तो पहली चीज। दूसरी चीज, एक्सप्रेस एप्रिसिएशन खाली अंदर मत रखना, एक्सप्रेस करो, बताओ उनको। मारू लेक्चर तमने गम्યું હોય तो लेक्चर પછી બોલો સમણજી તમારું લેક્ચરમાં અમને મજા આવી, क्यों ના? એ તો સમણજી સમજી જાય ને અમારા એક્સપ્રેશન એટલે સમણજી બધું સમજી જાય, પણ તમે એક્સપ્રેસ કરો તાકી તમને એનો બેનિફિટ મળે। હું પ્રશંસા કરવાની વાત નથી કરતો, મને ખબર જ છે કે તમને ગમે છે, તો જ 2 કલાકે બેહી રહ્યા હો ને, નહીં તો રવાના થાય ને હા બેન ની જેમ। उनका तो दूसरा वापिस बोला ना नहीं वो तो कोई कारण होगा, मैं तो लाइट मूड में कह रहा हूँ। नहीं तो वो हमारा स्टोरी बना से तो फोन करा रहे स्टोरी बनाने को तो मैंने मना किया, बना नहीं। टू एक्सटेंड इट इंस्टेड ऑफ, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अपने बच्चों को सिखाना, हाँ मेरे पास ये है ना, मैं इधर के देखो। इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग थैंक यू, ट्राई टू एक्सटेंड इट टू समथिंग लाइक आई रियली अप्रिशिएट दैट यू गेव मी राइड टुडे। खाली थैंक यू मत बोलो। कई लोग क्या होते हैं, थैंक यू फॉर व्हाट? एक्सप्लेन करो, थैंक यू बिकॉज ऑफ यू हैव डन अ लॉट फॉर मी, समथिंग लाइक दैट। स्पेसिफिकली जिसके लिए थैंक यू बोलना है उसको मेंशन करो। थैंक यू कि आपने मेरे लिए गोचरे में इतनी भाव से गरम गरम चीज बना के मुझे बहराई, उसके लिए मैं थैंक यू कह रहा हूं। जनरल थैंक यू नहीं। लगभग बच्चे देखना, बच्चे तो बच्चे शॉर्ट एंड स्वीट हो जाओ, फिट थैंक यू, बात थैंक यू फॉर व्हाट? एक्सप्लेन। बच्चों को ये सिखाना, थैंक यू खाली नहीं बोलना, थैंक यू फॉर व्हाट वो भी बोलना। उससे एक और डेप्थ आएगी और कनेक्टिविटी आएगी उसके साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंडफुल मोमेंट्स निकालो।
अब देखो भाई, राइटिंग लेटर वो तो एक स्पेसिफिक टाइम पर लिखते हैं, ग्रेटिट्यूड जर्नल वो भी एक स्पेसिफिक टाइम पर लिखते हैं। दिन भर क्या करेंगे? तो ये लिखा है माइंडफुल मोमेंट्स। दिन में कितनी बार ऐसी घटनाएं बनती है कि हमें ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, तो वहां पर पोज ड्यूरिंग योर डे टू अप्रिशिएट स्मॉल मोमेंट्स ऑफ जॉय। दिन में भी 5 बार किसी ने तुम्हारे लिए कुछ कहा, उसी समय आप उनको कहो, दिन में भी। तो पोज लेके जहां जहां दिन में ऐसी घटना घटे, कुछ आपके लिए कुछ करे, उनको उस समय भी आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करो। तो दिन में 3, 4, 5 बार प्रैक्टिस करना। ऐसा नहीं कि सुबह अमृत ચોઘડિયામાં કરી પછી દિવસમાં ચાલે। होल डे इट शुड बी लाइक योर सेकंड नेचर, एनी टाइम। किसी ने पानी का ग्लास आपको दिया ना, आप सोफे पर बैठे थे, थैंक यू सो मच, यू केयर मी अ लॉट, आई रियली अप्रिशिएट, इतना बोल दो। रिफ्लेक्ट ऑन चैलेंजेस। वी हैव अ लॉट मोर गुड स्टफ हैपन टू अस देन बैड स्टफ। बराबर है मेरी बात? एग्री? हमारी जिंदगी में अच्छी चीजें ज्यादा होती है कि खराब? अच्छी। कितनी अच्छी चीजें होती है, बट वी वेरी इजीली फोकस ऑन द बैड स्टफ। एक जरा सी घटना घटी, उसको इतना हम मैग्नीफाई करेंगे, और जो अच्छी चीजें रोज बनती हैं उसको फॉर ग्रांटेड। दैट इज वाई practicing gratitude and being a grateful person is so important. It helps us maintain a more balanced perspective. जब आप के सामने चैलेंजेस आते हैं, उस समय भी आपको ग्रेटिट्यूड करना है कि कितने लोग ऐसे हैं जिसकी लाइफ में पूरी लाइफ स्ट्रगल वाली है। मेरी लाइफ में तो एक ही चीज आई ना। तो ऐसे करके आप ग्रेटिट्यूड करें तो आपकी लाइफ में पर्सपेक्टिव बदलेगा। प्रॉब्लम आई और आप क्रिटिक होए तो आपका पर्सपेक्टिव नेगेटिव होगा। प्रॉब्लम आई उस समय भी आप अगर ग्रेटिट्यूड करते हो तो आपका पर्सपेक्टिव पॉजिटिव होगा। और एक लास्ट चीज है, हाउ चैलेंजेस हैव हेल्प यू ग्रो। अच्छा, एक बात है, हम ये मानते हैं कि ग्रेटिट्यूड अच्छी चीजें हो ना हमारे साथ तब करना चाहिए। नो, ग्रेटिट्यूड हमारे साथ अच्छी चीजें हो तभी हम करते हैं ना। खराब चीज होती तब? यह कह रहे कि खराब चीज हो तब भी ग्रेटिट्यूड। ये इंटरेस्टिंग है। खराब चीज भी खराब के लिए नहीं होती है ग्रेटिट्यूड। तो चैलेंज ऑल्सो हेल्प्स ग्रो यू। I think challenges in fact helps grow you more. एग्जैक्टली, मोर देन द The positives. या अच्छी चीजें बनती है वो इतनी ग्रो नहीं करती। अच्छी चीजों में तो आदमी आलसी हो जाता है, इगोइस्ट हो जाता है, घमंडी हो जाता है। खराब घटते आदमी अवेयर हो जाता है, अलर्ट हो जाता है, सारे चक्र काम करने लग जाते हैं। यस है कितना बड़ा चक्र खुली जाए सहस्र सुधी। तो चैलेंजेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। और जब चैलेंजेस आए ना तो ये देखना कि मेरी लाइफ में तो एक चैलेंजेस आए और मैं डिप्रेस हो गया। लोग तो फुल ऑफ चैलेंजेस में जी रहे हैं। अब ऐसी घटनाएं देखो, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बाकी ऐसे सब क्या, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, बच्चों की प्रॉब्लम, घर में रहने की प्रॉब्लम, हेल्थ की प्रॉब्लम, एक साथ सब, फिर भी जी रहे हैं। और हमको छोटी एक चीज आ गई है, ये तो डिप्रेशन तो लाके दाल बाटी। डिप्रेशन छोटी छोटी चीज में मुझे स्माइलिंग नहीं किया, मैं डिप्रेस हो गया। मुझे ये नहीं किया, मैं डिप्रेशन। हम कितने मेंटली कमजोर हो गए हैं कि छोटी चीजें मुझे डिप्रेस कर देती। इसलिए ग्रेटिट्यूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं यहां तक कहता हूं, ग्रेटिट्यूड क्रिएट द मिरेकल। मैंने हमारे देव भाई को उनके घर पे पूरा मैंने मेडिटेशन कराया, आपको शायद ग्रुप में भेजा मैंने, कैंसर क्योर मेडिटेशन मैंने ग्रुप में भेजा। मैंने मोकली है, ग्रुप में मोकली, बधाने मोकली। अच्छा मोकली। हाँ Yeah, I also received. રાઈટ જેને અમુક લોકોએ મારો મેસેજ જેને જોતા હોય એને મળે, પછી બધા ના પહોંચે પાછું। तो वो अगर आप ग्रेटिट्यूड करो, मान लीजिए आपको कैंसर है, उस समय ग्रेटिट्यूड करो कि आपके पास अभी भी कितनी चीजें अवेलेबल है। सुबह उठ के आंख खुली आपकी, सूर्य देख पाए, ये मिरेकल है। आपको पता है
सबसे ज्यादा लोगों की मृत्यु कहाँ होती है? नींद में। सबसे ज्यादा मृत्यु महाभारत में नहीं हुई, कोई युद्ध में नहीं हुई। सबसे ज्यादा मृत्यु डेथ इसके बिस्तर पे होती है। फिर भी रोज रात को 10 बजे बिस्तर में सोने जाते हैं, I never thought like that. राइट? I never thought like that. सोफे पे सोएंगे। कहने का मेरा मतलब है वो आएगा, क्या डरना, नीचे नीचे आएगा वो आएगा। चैलेंजेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, चैलेंजेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप मेडिटेशन देखो, प्रकृति का आभार मानो ना। रोज प्रकृति ब्रह्मांड बिना फ्री आपको ऑक्सीजन देती है। इतने वृक्ष आपको कितनी फ्रेश एयर देती है। पृथ्वी आपको पेट्रोल देती, डीजल देती। आप गाड़ी कैसे चलाओगे अगर डीजल नहीं होता, गैस नहीं होता? पानी आपको फ्रेश मिल रहा है, कितना शुद्ध वाटर आपको मिल रहा है। उसके लिए कभी आभार माना? फॉर ग्रांटेड। बच्चों को पूछो, नो वैल्यू, फॉर ग्रांटेड। नल खोल के ब्रश कर रहे हैं, नल पूरा चालू पड़ा है। पानी को बहुत प्रिसाइसली यूज करो, क्योंकि वाटर इज लाइफ। तो पृथ्वी, पानी, अग्नि का आभार मानो, वायु का आभार मानो, वायु मतलब एयर, एंड प्लांट्स, वनस्पति का आभार मानो। रोज फ्रेश फ्रूट सुबह खाने को मिल रहा है, आभार मानो। एक बहाना ढूंढो आभार मानने का। रोज आपको 50 बहाने मिल जाएंगे आभार मानने के लिए। क्रिश्चियनिटी का एक सेंटेंस अभी और चल रहा है क्या? ग्रेटिट्यूड इतनी बड़ी चीज है। इसके बेनिफिट क्या है? ये मैंने बेनिफिट लिखा है। पहला बेनिफिट, फुलफिल्स योर विशेस। याद रखना, आपकी मेहनत से, आपकी बुद्धि से कुछ नहीं मिलता है। याद रखना, जो भी मिलता है आपके ग्रेटिट्यूड से मिलता है। ग्रेटिट्यूड करो और वो विश आपके साथ आने लगेगी। ग्रेटिट्यूड करने से ब्रह्मांड में आपके वाइब्रेशन जाते हैं। उस ब्रह्मांड को, आपके वाइब्रेशन को कन्वर्ट करके आपको रिटर्न चुकाना होगा। ब्रह्मांड की शक्ति ऐसे काम करती है। अब जो भी थॉट भेजते हो वो 12 दिन में ट्रैवलिंग करके आपके पास वापस आता है, मल्टीप्लाई होकर। इसीलिए जो भी विश पूरी करनी हो, ग्रेटिट्यूड करो, विश पूरी होगी। कुड हेल्प यू लिव लॉन्गर। एक नया रिसर्च हुआ है, CNN का रिपोर्ट कहता है। CNN का रिपोर्ट कहता है लगभग 5000 वुमन पर प्रयोग किया गया, और वो वुमन की उम्र 70 to 90। प्रयोग किया गया कि वो 3 महीने में देह छोड़ने वाली थी, लेकिन ग्रेटिट्यूड का प्रयोग करवाया, वो लेडीज 5-5 साल तक जिंदा रही। ये CNN का रिपोर्ट कहता है। रिपोर्ट चाहिए तो मैं भेज दूंगा, मेरे पास पूरा आर्टिकल है। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ऐसे बर्कली यूनिवर्सिटी जैसी नामी यूनिवर्सिटी ने इस पर रिसर्च किया। आदमी लंबा जीता, ग्रेटिट्यूड करने वाला। क्रिटिक आदमी, इसका ऑपोजिट, जो आदमी क्रिटिक है, जो आदमी बार बार क्रिटिसिज्म करता है, वो आदमी जल्दी देह छोड़ता है। इसीलिए ये दूसरी चीज। तीसरी, एनहांस रिलेशनशिप। ग्रेटिट्यूड वाला आदमी रिलेशन को बहुत, क्या बोलते हैं, स्ट्रांग बनाता है। हेल्दी रिलेशन होते हैं घर में। ग्रेटिट्यूड, मैं तो कहता हूं घर में ग्रेटिट्यूड पति पत्नी कर, डिवोर्स हो ही नहीं सकता है। डिवोर्स क्यों होता है? क्रिटिक, ये नहीं किया, मैंने इतना किया, तू इतना कर, ये कर, खत्म। ये बारी लगा रखी है क्या कि इतना करो। नंबर 4, प्रमोट्स बेटर स्लीप। ग्रेटिट्यूड करके रात को सो, कंपोज की गोलियां नहीं खानी पड़ेगी। यस, रात को ग्रेटिट्यूड कर, सर प्रयोग करना एवरी डे। कम से कम एक आदमी को याद करके ग्रेटिट्यूड कर सकते हो आप। 24 घंटे में एक आदमी तो आपकी लाइफ में आया होगा जिन्होंने कुछ मदद की होगी कि नहीं? बोलो। 24 घंटे में एक व्यक्ति। अरे सब फोन करके किसी ने आपकी तबीयत पूछी, वो भी तो आपके लिए सोच रहा है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड करो। प्रैक्टिस डाल दो। 24 घंटे में रात को सोते समय एक व्यक्ति को याद करके दिल से ग्रेटनेस फील करके फिर सोएंगे। आपके दिमाग में जो भी फालतू विकल्प चलते हैं सब शक कर लेगा। एक क्वेश्चन, वैसे तो ग्रेटिट्यूड हर समय फील करना चाहिए, पर आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से इन द
morning when you get up or when you go to sleep? नहीं, मॉर्निंग में तो करना ही है, हाँ मॉर्निंग में तो करना ही है, लेकिन मैंने कहा ना दिन में भी कभी भी करो। इसके लिए ग्रेटिट्यूड के लिए वेट मत करो कि इसी टाइम करना है, दिन में भी कभी भी चांस मिले, पोस्ट करके आपको लगे कोई घटना बनी है उस समय कर लो। रमा जी जा रहे हैं हमारे, उनके वहाँ हम 4 दिन ठहरे। हाँ? समझ जी अगले साल मिलेंगे। जब भी आते हैं क्या अगले साल मिलेंगे। हाँ चलो देखते हैं, लेकिन मिलेंगे। हाँ Thank you. लेकिन थैंक यू सो मच रमा बहन एंड देव भाई, इनके लिए ऑलवेज ओपन हाउस है, मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे संडे एनी टाइम। थैंक यू। ग्रेटिट्यूड देखो, मौका ढूंढो, मौका ढूंढो। अब इसके लिए मैं थोड़ा सुबह फोन करूंगा कि रमा बहन थैंक यू, मौका मिले तभी कर लो, चुको मत, अवसर मत चुको। आज मैं करने वाला हूँ, ग्रेटिट्यूड की बात चल रही है तो, लेकिन ये हेल्प करता है। बस एक बाइबल का एक सेंटेंस सुना के बात पूरी करूँ। बाइबल में लिखा है, उसका सेंटेंस भी मैं कहीं लिखा था मैंने, कोई बात नहीं। बाइबल में ऐसा लिखा है कि जिसके पास है उसको ज़्यादा दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो भी बचा कुचा है वो भी छीन लिया जाएगा। छोटा सा वाक्य है, अद्भुत सेंटेंस। ग्रेटिट्यूड के संदर्भ में इस वाक्य को पढ़ना, जिसके पास है उसको ज्यादा दिया जाएगा। जिसके पास ग्रेटिट्यूड है उसको ज्यादा प्रकृति देती है। आपके पास पैसे हैं, अगर ग्रेटिट्यूड करो ना कि मैं सद्भाग्य हूं कि भगवान ने मुझे जिंदगी एंजॉय करने के लिए संपत्ति दी है, ग्रेटिट्यूड करो, भगवान छप्पर फाड़ के देगा। कुदरत कहती है कि एलिजिबल है उनको ज्यादा दो, क्योंकि उनको इसकी वैल्यू पता है। अब समझ में आ रही बात? कोई भी चीज आपके पास है और ये ग्रेटिट्यूड उसके प्रति है तो कुदरत ज्यादा देगी। मेरे पास ज्ञान है ना, मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं इतना ज्ञान अर्जित करके शेयर कर सकूं, लेकिन कुछ लोगों की और कुछ महात्मा की, कुछ गुरुओं की कृपा से आज मेरे पास जो भी कुछ है उस ज्ञान के प्रति अगर मैं ग्रेटिट्यूड करूंगा ना, ज्ञान मेरा बढ़ता चला जाएगा। विदाउट रीडिंग एनीथिंग अंदर से ज्ञान फूटेगा। वो प्रकृति मुझे लबालब ज्ञान से भरेगी, मेरी विजडम को क्रिएट कर देगी, इनर विस्फोट करेगी। तो जिसके प्रति भी आप ग्रेटिट्यूड, जो भी आपके पास है, जो भी आप लिस्ट बनाना आपके पास क्या क्या है। ओहो हो बड़ा होमवर्क है। कितनी चीजें हैं जो इथोपिया में और अफ्रीका वाले शायद सपने में कल्पना भी नहीं कर सकते। वो सुख आप अभी यहाँ भोग रहे हो, है? और उसके प्रति अगर वो करोगे ना तो वो चीज ज्यादा मिलेगी। और अगर फॉर ग्रांटेड कर ले, बच्चों को सिखाना, अगर वो फॉर ग्रांटेड कर ले क्या इसमें क्या है, ऑब्वियस ऑब्वियस ऑब्वियस, अगर ये कर लिया तो दूसरा वाक्य, जिसके पास ये ग्रेटिट्यूड नहीं है उनके पास जो भी पुण्य से कुछ थोड़ा बहुत बचा है छीन लिया जाएगा, प्रकृति ले लेगी। इसीलिए ये ग्रेटिट्यूड करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरीडे करो, एवरीडे से व्यक्तियों को करो, प्रकृति को करो, बच्चे को भी करो। अगर बच्चे ने हमारे बच्चे कितना हमको लाइवली रखते हैं, कितना एनर्जेटिक रखते हैं, नहीं, उन बच्चों को भी बोलो बेटे थैंक यू सो मच, आपकी स्माइलिंग देखकर मेरी थकान दूर हो जाती है। बच्चे भी बहुत कुछ सिखाते हैं। एक बच्चा वो जा रहा था तो एक सन्यासी को ज्ञान का घमंड था, तो अपने मेणबत्ती में से अपनी ज्योति जलाई और बच्चे को पूछा, बता बेटे ये ज्योति कहाँ से आ रही है? कैंडल में से। बच्चा होनहार था, जीनियस, जवाब नहीं दिया, फूंक मार के बुझा दिया। और बच्चे ने पूछा, गुरुजी ज्योति कहां से आ रही, मैं बाद में बताऊं, पहले आप बताओ ज्योति गई कहां? वो गुरुजी प्रश्न पूछने के चक्कर में रहते थे, जवाब तो मालूम ही नहीं था। सारे सरेंडर हो गए, हथियार फेंक दिए। यार तूने तो मेरी आंख खोल दी। अज्ञानति मिरांधानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरु है। तो मेरे गुरु है यार। और वो गुरु जहां जहां लेक्चर देता था पूछते थे तुम्हारे गुरु कौन? वो 8 साल का बच्चा मेरा गुरु है। मेरी आंख खोल दी उसने। तो कहने का मतलब ज्ञान कोई भी दे सकता है, समझ कोई भी दे सकता है। तो सबके लिए थैंक यू का भाव करना
जन्म था। उसके बाद फिर भावना बहन एंड गजेंद्र भाई ने टेक ओवर किया, उनके पास फिर वो रेगुलर कुछ साल तक आते रहे। उसके बाद में हमारे धीरज भाई आए, चिराग भाई आए, और ये सब लोग, हमारे नीरव भाई आए। आपके घर में भी मैं शायद रहा हूँ, मुझे मालूम है। और हम लोग, हमारा नाम हाँ, अरे क्या कितना बहन, आ रहा हूँ धीरे धीरे आ रहा हूँ। हमारे केतना बहन ऑलवेज ऑलवेज गोचरी के लिए तो बुलाएंगे। ऐसा नहीं है। यहाँ मेरे को गोचरी ये नहीं मैं आ ही रहा था, कुछ सवाल तो हमारे राज भाई और केतना बहन ऑलवेज। और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इंस्पिरेशन है। एवरी टाइम सामने से मुझे कहना नहीं पड़ता, स्वामी जी मैं चेक भेज रही हूँ 2 बच्चों के लिए। नहीं, ये बात नहीं है, कहने की बात है कि डेडिकेशन है। नहीं तो भाई बिजी लाइफ में किसको याद रहता है, लेकिन बराबर याद करके, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं हर चीज़ फील करता हूँ, बोलने का मौका कभी कभी मिलता है, लेकिन आपकी जो आपकी क्या बोलते हैं कि जो डेडिकेशन है जिन शासन के प्रति, जैनिज्म के प्रति, जो इंडिया से या गुरु जी, तो कौन आते हैं टाइम इतना निकल के, कौन आते हैं, कहाँ टाइम है, फिर आते हैं और आप इतना रिस्पेक्टफुली उनको जो रिस्पेक्ट देते हो, सुनते हो, तो उसके लिए मैं दिल से पूरी सभा का आभारी हूँ। उसके साथ साथ रमा बहन का और उनका तो मैंने बोल ही दिया कि उन्होंने कहा स्वामी जी हमारा घर एनी टाइम खुला है, तो वीकडेज में भी वेलकम एनी टाइम, और वीकेंड में हमारे चिराग भाई, श्वेता बहन और उनके बच्चे हर्षिल एंड दिया, तो पूरी फैमिली के साथ इतना अच्छा रहा। वेरी 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 पॉजिटिव। मैं कहता हूँ चिराग भाई एंड श्वेता बहन दोनों इतने पॉजिटिव है। एनी टाइम एयरपोर्ट लेना जाना है, वहाँ छोड़ने जाना है, गोचरी करना है, ये करना है, तुमको लाभ लेना है, नहीं लेना है, कोई बात नहीं। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, ये मैं बिल्कुल एक शब्द भी एक्स्ट्रा नहीं बोल रहा हूँ, आप समझ लेना। मेरी शब्दों की वैल्यू है, लेकिन मैंने इनका देखा है कि वेरी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव बात नहीं। और रमा बहन मुझे बोल रहे थे समन जी इतनी क्लियर कट कम्युनिकेशन है कि कोई इश्यू नहीं है। तो बहुत उनका भी आभारी है, हमारे धीरज भाई और सुप्रिया बहन। हाँ नहीं, सबका तो है ही, लेकिन जिनके वहाँ मैं गया सबको लाभ दिया। ये हमारे भवी बहन और क्या नाम, भाभी बहन, और मैं हेमल भाई नहीं है, लेकिन मैं वो चुकते नहीं। मैंने कहा हेमल भाई यहाँ होंगे तो वो मेरे लेक्चर में होंगे, लेकिन तो सबका यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबका दिल से आभारी। हमारे जिनके वहाँ गोचरी गया और गोचरी लेके आए, चिराग और हाँ सुचिता, सॉरी हाँ, और निराली बहन और नीरव भाई, सबका जहाँ मुझे जाना हुआ, धीरज भाई, सुप्रिया बहन, सबका आभारी हूँ जो लोग लेके आए या उनके वहाँ गए। इस देश में ये टाइम निकाल के ये प्रायोरिटी देना बहुत बड़ी चीज़ है, ये छोटी चीज़ नहीं है। आज सुबह 8 बजे गोचरी लेके आना, तो कितने बजे उठे होंगे, कितने बजे खाना बनाए होंगे, मैं सब कल्पना करता हूँ। तो ये सब आपका जो डेडिकेशन है उनको मैं सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। यही भाव मेंटेन रखिएगा, क्योंकि इस देश में तो और क्या है, यही संस्कार और यही वैल्यू इस देश को, हमको गौरव से जीने के लिए एक आश्वासन बनती है। और दूसरी बात ये कहूँगा कि डेनवर छोटा संघ है और आप इतने यूनाइटेड हो, इतने एक फैमिली की तरह आप रहते हो। ये फीलिंग मेंटेन करना, यहाँ पर तो कोई सपोर्ट करने के लिए फरिश्ता नहीं आएगा, कोई ऊपर से नासा से एलियंट नहीं आएगा, कि यहाँ तो आप ही लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते और हर एक को सपोर्ट चाहिए ना, किसको नहीं चाहिए। इमरजेंसी आती, कुछ ये आता है। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि अगर कोई दुख में है तो इनविटेशन का इंतजार मत करना, अगर कोई अति सुख में है तो बिना इनविटेशन मत जाना। ये मेरा सूत्र है कि कोई आदमी अगर परेशान है आप पहुंच जाना और उनको जो भी हेल्प चाहिए। ये हमारा एक परिवार है, साधर्मिक बंधु है हम सब, तो सपोर्ट करके खूब आगे बढ़े। इन्हीं भावना के साथ 3 दिन बराबर ज्ञान की एक धारा बही। मैंने 5 मिनट जो देनी थी, हाँ अभी दे रहा पूरी 5 मिनट 10 मिनट। और बच्चों का, और हम बच्चों के आभारी, कल इतना 1.5 घंटे तक पूरी लैंग्वेज समझ मेरी, फिर भी बैठे रहे। देखो उनकी क्या बोलते हैं कि उनकी सिंसियरिटी देखो, कि बुरा लगेगा गुरुजी को तो मुझे बोरिंग हो रहा, फिर भी मैं खड़ा नहीं होऊंगा। ये बहुत बड़ी बात है, मैनर्स है उनका। तो ये सारी चीज़ें एक अच्छी स्मृति में यहाँ से लेके जा रहा हूँ। खूब अनुमोदना के साथ मेरी बात को विराम देता हूँ। थैंक यू। जय जगन्नाथ।
जी सभी का यहाँ पे ना तहे दिल से बहुत बहुत आभार कि आप लोग सब आए यहाँ। और जब कोई गुरु होता है अपने साथ तो उसके साथ उनके शिष्य उनको फॉलोअर्स भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कि कल जैसे गुरु जी ने बोला था, जो मुझे बहुत स्ट्राइक हुआ कि इन्फॉर्मेटिव और ट्रांसफॉर्मेटिव, हम लोग बहुत यूज्ड टू हो गए इन्फॉर्मेशन लेने में, बट ट्रांसफॉर्मेशन आने में बहुत टाइम लगता है अपने में। और कल जैसे हम दोनों टाइम थोड़ा स्पेंड कर रहे थे तो मुझे भी थोड़ा काफ़ी सारा एक थोड़े टिप्स मिले जो मुझे लग रहा है कि लाइफ में अपने को धीरे धीरे थोड़े अडॉप्ट करने चाहिए, फिर अपने लाइफ में वो चेंजिंग मोमेंट्स आने चाहिए। नहीं तो फिर अपना लाइफ वैसे ही चलता रहेगा और दिन ब दिन समय जाता रहेगा और हम लोग हर साल यही सोचते हैं कि अपना एज हो रहा है, एज हो रहा है, एज हो रहा है, टाइम छोटा होता जा रहा है। तो पहले तो है ना, इसमें से जो भी आप सीखे हैं, अगर आप मे भी 5 मिनट लेते हैं, अगर कोई भी 2-3 लोग अगर वॉलंटियर्स मिले जो आप शेयर करना चाहेंगे, तो हो सकता है कि किसी के लाइफ में एक रिफ्लेक्शन आए कि लास्ट 3 दिन में उन्होंने क्या सीखा है या क्या लेके जा रहे हैं वो ये घर से। तो हम लोग को भी शायद अच्छा फीलिंग आएगा कि दिस हैज़ ऑल कंट्रीब्यूटेड समथिंग इन योर लाइफ, या कि लाइफ में कुछ मोमेंट है जो आपको चेंज करेगा। कि चलो एक प्रोग्रेस तो किया आपने, समय निकाल के यहाँ आए 3 दिन के लिए। काफ़ी लोग तो 3 दिन आए हैं, पूरा 2 घंटे 2.5 घंटे बैठे हैं, और वो भी ये वीकेंड पे जब लास्ट वीकेंड है समर का और स्कूल शुरू होने के पहले, राइट। कोई वॉलंटियर करना चाहेगा कि अपना लास्ट 3 दिन में वॉट एवर यू एक्सपीरियंस्ड, आई वुड लव जस्ट फॉर एवरीबॉडी टू, अब वही बैठकर अपनी जगह बैठकर भी जो सबका फीडबैक अब 3 दिन में जो सुना है, ताकि हमको भी पता चले कि हाउ डिड यू रिसीव द मैसेज। तो प्लीज इफ एनीबॉडी वांट टू शेयर। हाँ, I never knew about this book, the one which Saman Suttram. that was completely new to me. I never knew about it. So that was one of the biggest thing. I'm taking it, and I would love to have that book. I've already ordered. So that was the biggest thing. Yes. And whatever you said was very relative to the yoga and Ayurveda which I've been teaching and learning. So it all went together. So it's wonderful. Took a lot of information. Amazing. And you hit the right spot everywhere. you so systematically you have explained it. I'm sorry I'm talking in English, but yeah, that's fine. yeah. So all the time it was so perfect and perfectly, given the knowledge that it has gone into my brain. So we will start, using it in our lives. So thank you so much. Yeah. Welcome. Yeah. For me, like मैंने समन जी को जितना notice from whatever first time we met at Ketnaven's house, Saman ji ko, his learning doesn't stop and his spreading of knowledge doesn't stop. When it हर age के साथ gel होता है, ऐसा नहीं है कि he connects only with the older or only younger. So there's so and उसके साथ again he is very सरल, Yeah. very सरल, मतलब मेरे लिए वो बहुत easy है. So which was very which I appreciate. Samanji, thank you so much. Thank you so much. Welcome. Yeah. Welcome. वो टाइम इतना अच्छा था कि हम लोग टाइम स्पेंड कर सकते थे, कि हम इतने बिजनेस में थे ओरिएंटेड, फिर भी वी स्पेंड द टाइम। अभी रिटायर्ड हो गए, फिर भी जब नाम सुनते हैं कि समझ आ रहे हैं तो हमको दौड़ के आने का मन होता है। सो थैंक यू सो मच कि आप आए और हमको ये मार्गदर्शन देते हो। वेलकम। बहुत अच्छा। और कुछ? हाँ, I would like to share कि कभी कभार हम काफ़ी जो रूढ़िवादिता है उसके अंदर झुक जाते हैं कि भाई इतने ग्रंथ थे, इतने ये था वो था whatever, बट यहाँ पे आके आपकी बातें सुन के ये सही लगता है कि हम मुद्दे की बात पे आ रहे हैं। It's not about understanding the bigness of all of it, but what it means to you in real life, daily life. तो वो जो परिप्रेक्ष्य है, जो कॉन्टेक्स्ट है, रेफरेंस है, वो बहुत ही, जैसे श्वेता कह रही थी, सरल है और लॉजिकल है। तो वो लॉजिक में बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। Yeah, वो रिमाइंडर एक बहुत बड़ी बात है। वेलकम जी। अंकल जी, पहले तो धन्यवाद, आप फर्स्ट टाइम आए और आपने हाथ ऊपर किया, चलो सब कैसे। थैंक यू। 2 दिन तो आपके लेक्चर सुन नहीं पाया था, लेकिन कल मैंने आपकी कैसेट जो है वो उसमें रास्ते में था, तो जो आगम के ऊपर आपने जो दिया था वो पूरा मैंने उसको सुना। तो वो उससे मेरे को सिर्फ ये मतलब ये फीलिंग हुई कि हम वहाँ इंडिया में जाते हैं, प्रवचन भी सुनते हैं, लेकिन क्या वहाँ पे आगम की पूजा करना या आगम के ऊपर वास्तव डालना या मंदिर में पूजा करने जाना,
वो सब होगा। लेकिन आपने आगम का जो अर्थ समझाया, आगम मतलब एक ग्रंथ, और उसमें उसके अंतर्गत ही कल्प सूत्र का आपने जो बताया कि कल्प सूत्र भी जो है आगम से निकला हुआ एक जो है वो अपना सूत्र है। ये जो एक वास्तविक चीज जो है कि मतलब बजाय दूसरी चीजों के उसके भीतर जाना, वो भीतर जाके उसके मर्म को समझना, उस बात से जो है मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ और मैं जो है समझ लीजिए आप सालों से हम यहाँ पे आ रहे हैं और हमेशा मैं तो मेरा सुप्रिया दोनों का प्रयत्न यही रहता है कि आपकी वाणी सुने इधर, क्योंकि डेनवर में प्रत्यक्ष सुनने को मिलता नहीं है और जो जूम पे सुनते यूट्यूब पे सुनते उसका इतना इफेक्ट नहीं होता। तो मेरे ऊपर तो आपका बहुत इफेक्ट है तो उसका धन्यवाद। एक तो आपके डेनवर में स्पीकर तो खास कोई आते नहीं है, हार्डली 1 और 2 पूरे, तो उससे क्या होता है कि हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। इंटरेस्ट होते हुए भी हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि इस चीज़ का कनेक्शन ऑलमोस्ट छूट जाता है, अपने आप अकेले कर नहीं पाते हैं। ग्रुप में जब सुनते हैं तो एक इमोशन बनते हैं, एक वाइब्रेशन आता है, एक भाव बनता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो और चिराग भाई ने इस बार मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इनिशिएटिव लेके, मैं इंडिया था लगभग 4-6 महीने पहले, तब से उन्होंने कहा समन जी इस बार डेनवर भूलना मत, इस बार डेनवर भूलना मत, बराबर हैमरिंग करते रहे। इसलिए मैंने स्केड्यूल में जब भी मौका मिला मैंने डेनवर को डाल दिया। तो रियली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर चीज़ सब एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ, लेकिन ये घटना बनती है उसके पीछे कितना सेक्रीफायर, कितना डेडिकेशन होता है, तब होता है। नहीं तो कई लोग कहते हैं अरे समन जी आपने हमारे को तो याद ही नहीं, अरे पर आमंत्रण तो भेजो, अब बोलो तो सही कि आपको सुनना है तो आए ना। तो इसलिए और आपको विनंती करता हूँ, मैं आता रहता हूँ यहाँ पर, अभी भी आता रहूँगा, भगवान की कृपा है कि मेरा साता वेदनी अनुकूल है, तो ट्रैवलिंग भी हो जाता है, होता है। तो लेकिन ये मौका चूकना नहीं, और थोड़ा और एडवांस, मैं तो चाहूँगा 6 महीने पहले, मेरा तो 6 महीने पहले स्केड्यूल हो जाता है, आप बुक करो और अपने कैलेंडर में वो 3 दिन की प्रायोरिटी सेट करो। 3 दिन में कई लोग 1 दिन आए, कई 2 दिन आए, हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो 3 दिन जो कनेक्ट होने के थे, अब वो माहौल फिर नहीं आएगा, वो गया। इसलिए वो अपॉर्चुनिटी मिस न करे। 3 दिन तो है, उसमें कई लोग हाँ 3 दिन में समझिए 1 दिवस तो हमें चौक्कस आवश क्यों डिप्रेसिव फील था ना एक तो 3 દિવસ देवानु तो इसीलिए अब नेक्स्ट टाइम ध्यान में रखें, प्रायोरिटी सेट करें, तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। You are my Jain guru. Huh? That I always think that from day one. Whatever. उनकी बहन सिंगापुर में रहती है, कीर्तिदा बहन। जब भी मैं जाता हूँ उनके वहीं हाँ एकदम। और उनके जो कीर्तिदा बहन, उनकी बहन के जो हस्बैंड है, बहनोई क्या भगवान के आदमी है, भरत भाई इनका नाम है। रियली आप सुनो ना, एकदम 4थे आरे के आदमी है, 5वें आरे में भूल से है इनका जन्म हो गया। यस नहीं, आई फेल्ट इट, नो रियली इतने सिंपल। मैं एक एग्जांपल बताऊं कि सिंगापुर में मैं जब जाता हूं, कोई भी प्रोग्राम जैन संघ करता है, उसने कहा मेरा नाम कहीं भी नहीं आएगा, जैन संघ अरेंज दिस प्रोग्राम, और जितना भी खर्चा हो पर्दे के पीछे ये स्पॉन्सर, कहीं भी मेरा नाम नहीं आना चाहिए, लोगों को पता भी नहीं चलना चाहिए कि स्पॉन्सर कर रहे हैं। भाई ये लाइक स्वामी वात्सल्य है, ये शिविर होती है, 3 टाइम खाना, 3 दिन का प्रोग्राम, हजारों डॉलर का खर्चा, कौन आयोजित कर रहा है? जैन संघ। कौन स्पॉन्सर कर रहा है? जैन संघ। उनका नाम भी नहीं। श्रुत प्रज्ञा जी लगभग आई थिंक जब से मैं आई हूँ 2001 से, मेरी बुआ कैलिफोर्निया में, आप उनके वो इला फैबा, सो यू यूज्ड टू गो देयर एंड शी टोल्ड मी दैट हम यहाँ आए तब मुझे पता चला कि आप वहाँ पे भी जाते थे। सालों से मैं आपके लेक्चर्स में आ रही हूँ, बट फिर भी मुझे अभी भी याद, मैं जब छोटी थी और जो उपाश्रय में लेके जाती थी वो क्या बोलते व्याख्यान, इतनी नींद आती थी इतनी नींद आती थी, आई वाज लाइक इतना, इट वाज टू हैवी, टू मच। वो जैनिज्म वो एकदम हाई फाई, आई नो जैनिज्म इज ऑल अबाउट गुड थिंग्स एंड ऑल,
आज मुझे थैंक यू बोलना है कि आप इतना डाइल्यूट करके इतना सिंप्लीफाई करके हमको Exactly. समझाते हैं कि लगता है कि यार that is his beauty actually. He does it so एकदम simple. लाइट 2 घंटे चले जाते पता नहीं चलता और सुना या मुझे भी पता नहीं चलता। हर टाइम ऐसा होता है। अभी नवकार मंत्र का जो आपने कल बोला, आई रियली डिड नॉट नो कि ऐसो पंच नमोकारो सहो मैं ऐसे ही करती थी जो आपने बोला लिटरली नमोरेंद्र नमो सिद्धा ऐसे नमोकार पद्मो भवय मंगलम। आई डिड नॉट नो कि जो पहले के 5 है दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। यू आर जस्ट Benefit. बोलते हैं कि उनका क्या परिणाम होगा, जो लास्ट के 2 सूत्र है वो अधूरे वाक्य है। सो आई जस्ट वांटेड टू से थैंक यू। आई ऑलवेज आप कुछ ना कुछ नया और सिखाते रहते हो और वेरी सिंपल लैंग्वेज में। That is दैट्स the जस्ट key. रियली Yes, yes, आई एम absolutely. रियली थैंकफुल। थैंक यू। बार बार आते हो, बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी सीखने को मिला है आपसे, काफ़ी सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्मेटिव रहती है जो सीखने को मिला है। बहुत धन्यवाद, हर साल आप आते हो। और चिराग और पूरे जैन संघ में जिन जिन लोगों ने अरेंज किया पहले से अभी ये व्यवस्था की, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की वजह से हमको लाइव सुनने को मिला। और कई बार ऐसा भी होता है कि अरे नहीं, सब्जेक्ट का लाइक टाइटल देख के लगता है नहीं होगा, बट जनरली आपके कोई भी प्रवचन सुनते हैं तो उसमें हमेशा कुछ सीखने को मिलता है। तो फॉर एवर थैंकफुल। जितना भी आपसे हमने सीखा है, हम हमेशा आपके शुक्रगुजार हैं। वेरी गुड। Me personally, and I'm sure a lot of people will feel that way. क्या बहुत अच्छी चीज बोली। પ્રેક્ટિકલ તમે જે આપો છો ને કે અત્યાર સુધી એવું હતું કે ધર્મનું આ નથી આવડતું। હા આજે મને એવું લાગ્યું કે હું થોડું સ્પિરિચ્યુઅલ કરશું તો એ यस સસ્ટેનેબલ એવું નથી। અત્યાર સુધી એવું હતું કે અમને ધર્મનું આટલું નથી આવડતું, આ નથી આવડતું, આ સૂત્ર નથી આવડતું, એટલે એ તો હા Exactly. પ્રેક્ટિકલ यानी उन्होंने जो कहा एक बात कि टाइटल देखकर डिसीजन मत लेना कि जाना है कि नहीं। वेरी वेरी ट्रू। क्योंकि टॉपिक कोई भी हो, टॉपिक के पीछे हमारा एक इंटेंशन होता है कि क्या मैसेज देना है। तो टॉपिक में वो सार छिपा नहीं होता है, इसलिए डोंट मेक ए डिसीजन आफ्टर लिसनिंग ओनली द टॉपिक, यू नो, ट्राई टू अटेंड। वेरी गुड। बाकी जो धीरज भाई ने बोला, हमेशा मतलब अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि आपका कोई प्रवचन सुना हो, आपका या कोई भी आए और कभी ऐसा लगा करे क्या 2 घंटे बिगाड़ दिए ऐसे। मतलब जनरली कुछ ना कुछ सीखने को ही होता है। Yes, absolutely. तो या जितने ज़्यादा लोग कर सके उतना उनका ही फायदा है। बिल्कुल। आप तो बोलने वाले वो 1 बंदा है कि 50 बंदे हैं, बट समाज मतलब जितना ज़्यादा बेनिफिट होता है उसका। और मेन थिंग ये तो ब्राह्मण है। अच्छा। हाँ, ही इज ब्राह्मण। ओ तो वो इतना ओपन माइंडेड है और ही स्टार्टेड लिसनिंग टू यू। और काफी यू एंड अदर, ऐसा नहीं कि आप काफी स्पिरिचुअल लीडर्स का। सो आई एम वेरी हैप्पी कि उससे काफी फायदा होता है। ऐसा नहीं कि वो जैन है तो मैं नहीं आऊंगा। ही इज ऑलवेज ओपन फॉर एंड सपोर्ट। आई एम जस्ट सेइंग कि जैन नहीं है, फिर भी ऐसा नहीं कि जैन लोगों के लिए ही है। आज पता चला कि जैन नहीं है। I know it's not about you. किसने बोला जय नहीं है वो? हाँ बिल्कुल। He is actually a good example बीस of how साल से मेरे साथ है, spiritually he जैन is. के हमारे समाज में जो जैन ये उन सबसे ज्यादा जैन है। हाँ एग्जैक्टली। वेरी गुड। हाँ वो જૈન નથી। હા કેતનભાઈ ને તો હું તો એમનેથી અઠવાડિયું રોકાયેલો છું। એક સમયમાં 1 વીક એમના જૂના ઘરે, આઈ થિંક કદાચ 1 વીક સુધી ત્યાં રોકાઈને જેનો ભાવનાબેન ને બધા સાથે મળીને આપણો કાર્યક્રમ, અને બંને જૈન નથી પણ બધા જ આપણા પ્રોગ્રામમાં નિયમિત રેગ્યુલર હેલ્થ પરમિટ નથી કરતા છતાં પણ એ આવે છે। થેન્ક યુ। तो पहला सॉरी हाँ बोलो। समन जी, आप हाँ जी। जैसे आप सबने सब कुछ बोल दिया। ओनली वन थिंग कि आप जितना इंटरेस्टिंग बनाते हैं प्रवचन को, इसलिए हम लोग जब भी आते हैं हमेशा आते हैं, क्योंकि आप बीच में आप थोड़ा सा हंसते भी हैं और आप जो 6 महीने का बोल रहे हैं ना, हम लोग अभी से आपको आगे सालों का अभी से वो एडवांस बुकिंग लेते नहीं, वो प्रॉब्लम है। हर साल हम चाहिए। છોકરાઓના પણ તમે ફેવરેટ ગુરુ છો। શેર માટે ભાઈ કે બ્રધર હા બરાબર। શું કહે છે? हाँ या वाईजे में एक्चुअली इतना बढ़िया प्रोग्राम रहा। बच्चे सामने से आके मुझे मिले और कहे कि हम डेनवर से आए हैं और आप डेनवर आ रहे हो, मुझे रिमाइंड करा रहे हैं।
ये पहली बार हुआ कि एक साथ सारे बच्चे, जैसे लेक्चर पूरा हुआ, इतनी हम स्माइलिंग थी फेस पर, और आते ही मेरे पर इतना अटैक किया, वी आर फ्रॉम डेनवर। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि वाह, इतने सारे बच्चे डेनवर से, और एक को भी लगभग मैं पहचान नहीं पाया क्योंकि इतने छोटे थे, और अब वाईजे में जाने के काबिल हो गए वो। तो आपने उनको योगा सिखाया है, सब छोटे थे तब, मुझे हाँ, याद है, बिल्कुल, special बिल्कुल। sessions लिए हैं। तो ये अच्छा हुआ कि आप लोगों ने, जिन्होंने भी बच्चों को भेजा है, रियली आई अप्रिशिएट, क्योंकि वाईजे में बच्चे जो सीखते हैं ना पूरे ग्रुप में रह के, वो इंडिविजुअल क्लास में नहीं सीख सकते। इंस्पिरेशन इतना, कई बच्चों ने तो कहा कि इतने जैन बच्चे अरे तो इतने नहीं है, तो अभी एक छोटा ही ग्रुप है, तो वो उससे इंस्पिरेशन मिलता है। तो जो भी उनके बच्चे उस एज के लायक होते हैं, जरूर वाईजे में भेजें। वाईजे इज नॉट लाइक ए जैना कन्वेंशन, वाईजे इज टोटली यूनिक एंड डिफरेंट, और बच्चे जो डेडिकेटेडली सेवा देते हैं, काम करते हैं, अनबिलीवेबल। मैं खड़ा हो जाऊं क्या? फोटो ले लो कोई। हाँ, अरे हाँ, पिक्चर ले लो, पिक्चर। हाँ, बस ठीक है। तो भाभी हमारे कमेटी में है। ओ अच्छा, वेरी गुड। वाइस प्रिंसिपल। मैं राहुल को नहीं बुलाऊंगा क्योंकि राहुल के ना बेटर हाफ को बुलाऊंगा, हाँ, और ना श्वेता को।